कचरा। एक और विफलता। मुझे पता था कि गरीब झुग्गियों से कोई फायदा नहीं होगा। सफेद कोट वाले आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए टैबलेट को एक तरफ फेंक दिया। होलोग्राम स्क्रीन पर 16 से 18 साल के बीच की उम्र के लड़के लड़कियों की तस्वीरें थीं। उनके चेहरों के नीचे सिर्फ एक ही बात लिखी थी। आवेदक। आह, कमबख्त सरकार। हम इस गंदगी में प्रतिभा खोजने के लिए मूल्यवान स्पार्क सीकर्स को बर्बाद कर रहे हैं। संभावना हमेशा बहुत कम होती है। वैज्ञानिक ने चिल्लाते हुए कहा, केवल धातु से बने विशाल कमरे की चौड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए। दीवारों के पास युवा खड़े थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल अंतहीन उदासी थी, क्योंकि उनमें से किसी में कोई प्रतिभा नहीं थी। उभरी हुई हड्डियों, 4 क्रिस्टल पंखों और ऊर्ध्वाधर पुतलियों वाली 3 एम्बर आंखों वाला एक खौफनाक प्राणी कमरे में इधर उधर उड़ रहा था। राक्षस के 4 छोटे अंग थे जो कभी कभार ही हिलते थे, और एक लंबी पूंछ थी जिसकी नोक विशेष रूप से चौड़ी कांच की थी। 20 लोगों में से केवल एक लड़की का परीक्षण नहीं किया गया था, और स्पार्क सीकर्स उसकी ओर बढ़े। लड़की ने अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया। वह उस घृणित राक्षस की नजरों से बचना चाहती थी, जिसके टेढ़े जबड़े से लार टपक रही थी। स्पार्क सीकर ने अपनी पूंछ उठाई और शीशे से लड़की को देखा। राक्षस ने एक्सरे के जरिए सब कुछ देखा। उसकी हड्डियां, अंग, आंखें और नसें, और साथ ही उसकी छाती में लगी छोटी सी आग। रर रर रर। राक्षस ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जिसने तुरंत वैज्ञानिक का ध्यान आकर्षित किया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। बिना वंश के एक बच्चे में प्राकृतिक प्रतिभा, अविश्वसनीय। वैज्ञानिक ने आश्चर्य से कहा। फिर एक बटन दबाया और विशाल यांत्रिक दरवाजे खुल गए। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। अपने कमरे में वापस जाओ। कल तुम्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। वैज्ञानिक ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और युवक तुरंत राक्षस से दूर आगे की ओर भागे। स्पार्क सीकर हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और जब आखिरी युवक कमरे से बाहर भागा तो राक्षस ने भी उनका पीछा करने का निर्णय लिया। बहरहाल दरवाजे बंद हो गए और केवल एक ही चीज बची थी। वह थी किसी उपकरण को पकड़े हुए वैज्ञानिक की ठंडी निगाहें। चलो, किस्मत से कम इस बार किसी में प्रतिभा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आपका दर्पण केवल एक दिन के लिए काम करता है। वैज्ञानिक ने बटन दबाने से पहले नाक भौं सिकोड़ी। बीप, बीपी बीपी एक बीप की आवाज हुई और लाल चिंगारी के साथ राक्षस फट गया, जिससे पूरा कमरा हिल गया, जो पहले से ही सील था। कमरे में खून के छींटों के साथ मांस के टुकड़े भर गए, जिससे एक और राक्षस का जीवन समाप्त हो गया, जिसे पूरी जाति के अस्तित्व के नाम पर मार दिया गया। ओह ठीक है, अब काम से दिन खत्म करने का समय आ गया है। वैज्ञानिक ने दूसरा बटन दबाने के लिए अपना सिर हिलाया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अचानक कमरे से एक और आवाज आई। पीछे मुड़ते ही वैज्ञानिक ने एक युवक को देखा, जिसके छोटे काले बाल और नीली आंखें थीं। बाकी युवकों की तरह वह भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, गंदा और जीवन से त्रस्त। क्या बकवास है? वैज्ञानिक चौंक गया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह कैसे संभव है? वैज्ञानिक ने जल्दी से टैबलेट उठाया और उसमें अपनी शक्ल से मिलता जुलता एक युवक पाया। एडम विंटर, बाकी लोगों की तरह ही घटिया। वैज्ञानिक ने युवक की ओर मुड़ने से पहले बुदबुदाया। एडम सिर से लेकर पैर तक राक्षस के खून से लथपथ था, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह थोड़ा बहुत अलग थलग दिख रहा था। लगता है मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ। क्या मैं अब जा सकता हूं? मुझे बताया गया था कि परीक्षा के बाद हमें कुछ क्रेडिट और कुछ दिनों के लिए भोजन मिलेगा। इससे मेरे परिवार को वाकई मदद मिलेगी। एडम ने कहा। उसे बस इसी बात की चिंता थी। वैज्ञानिक ने अपनी उंगलियों से अपने माथे को छुआ और एक जटिल भाव के साथ अपने सिर को इधर उधर हिलाया। इस बेस पर अभी कोई अन्य स्पार्क सीकर नहीं है। प्रतीक्षा बहुत लंबी है, और इस बच्चे को वापस लाना और फिर उसे परीक्षण के लिए वापस लाना बहुत परेशानी भरा है। खैर, मुझे नहीं लगता कि उसके पास वह प्रतिभा है जो मुझे आज पाने का सौभाग्य मिला, इसलिए यह तय है। वैज्ञानिक ने एक बटन दबाने से पहले एक आलाप करते हुए कहा। उसी क्षण धातु का कमरा कांप उठा, थोड़ा नीचे की ओर झुक गया और कांपने लगा, मानो कोई चीज जिसने उसका वजन पकड़ रखा था धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर रही हो। क्या हो रहा है? मुझे यहां से बाहर निकालो, एडम ने अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा।
वैज्ञानिक ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। माफ करना बेटा, तुम बदकिस्मत हो। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कैसे नोटिस नहीं किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट में मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा। एडम कुछ चिल्लाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, कमरे में लगी आग बहुत तेज गति से टूटकर नीचे गिर पड़ी। इससे पहले कि वैज्ञानिक निर्जीव भूमि का दृश्य प्रकट करते, जो केवल धूल और रेत से ढकी हुई थी, जो बहुत जल्द ही एक और रेत के तूफान में बदल जाएगी, यह संकेत होगा कि जल्द ही राक्षस शिकार करने के लिए बाहर आएंगे। लाना टियाटिस, अब आपका भविष्य उज्जवल होगा। मुझे आशा है कि आप एक उत्कृष्ट फैंटम बनेंगे। फिर वैज्ञानिक ने नीचे उफनती नदी को देखा, जो गंदी और बदबूदार थी, कचरे और काले तेल से भरी हुई थी। धातु का कंटेनर एक जोरदार छपाक के साथ नदी में गिर गया, आधा पानी में डूब गया और तेजी से मृत भूमि की ओर चला गया। एक ऐसा स्थान जो शहर की ऊंची अभेद्य दीवारों और युद्ध बुर्जों से असुरक्षित था। यहाँ कोई कोई भी शिकारी बंजर भूमि से गुजरने वाले असंख्य राक्षसों का शिकार बन सकता था। नहीं, 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 मुझे यहां से निकलना होगा। मैं यहां नहीं मर सकता, एडम ने मन ही मन कहा, लगातार हिलते हुए कंटेनर में अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए। अंततः वह स्पार्क सीकर की लाश के बगल में एक कोने में भागने में सफल रहा, लेकिन अचानक झटके के कारण कुछ ही सेकंड बाद उसने खुद को दूसरे हिस्से में पाया। नदीगढ़ F1 फरलुन से कुछ किलोमीटर दूर एक टार झील की ओर जाती थी। यह वह जगह थी जहां कई वर्षों से अपशिष्ट फेंका जा रहा था, विशेष रूप से मॉर्टन वेधशाला से, जो गढ़ के दक्षिण की ओर सबसे दूरस्थ अनुसंधान बिंदु था। पहले से उपयोग किए गए स्पार्क सीकर को छोड़ना बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि अन्य राक्षस इसकी गंध सूंघकर मॉर्टन वेधशाला पर हमला कर सकते थे। इसलिए वहां के वैज्ञानिक हमेशा कचरा टार झील की ओर जाने वाली नदी में डाल देते थे। एडम एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वैज्ञानिक को उसके किए की सजा मिलेगी। एक ऐसे विश्व में जहां प्रत्येक दिन किसी पूरी जाति के लिए अंतिम दिन हो सकता है, बहुत कम लोग नैतिक मूल्यों की परवाह करते हैं, क्योंकि यदि शक्ति के बिना लोग मरते रहेंगे तो इसका क्या मतलब है? बम, बम, बम। एडम ने धातु की दीवार पर अपनी मुट्ठियां पटकी, जिससे उसकी उंगलियां खून में बदल गईं, लेकिन सब बेकार था। अरे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एडम ने पीड़ा और निराशा में चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठियां दीवार पर पटक दी, लेकिन उसे केवल एक दबी हुई खनक ही निरर्थक प्रयासों में एडम पूरी तरह से भूल गया था कि वह कहां है और ऐसी जगह पर शोर मचाना सुरक्षित नहीं है। दो तीखे लंबे पंजे ब्लेड की तरह धातु के बर्तन की ठोस दीवार को छेदते हुए एडम पर चिंगारियों की बौछार कर रहे थे। इससे पहले कि पंजे काफी करीब पहुंच पाते, एडम तेजी से भाग गया और दूर कोने में जाकर छिप गया। तभी दो खौफनाक पंजों ने टिन के डिब्बे जैसा कंटेनर खोला और एक लंबी थूथन, विस्तारित जबड़े और दो पंक्तियों वाले तीखे दांतों वाला एक प्राणी अंदर घुसा। राक्षस ने अपना सिर घुमाकर एडम की ओर देखा, फिर उसने मृत स्पार्क सीकर की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से एडम कम मूल्यवान शिकार था, इसलिए राक्षस स्पार्क सीकर की ओर बढ़ गया। एडम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि अगर वह मृत भूमि में भागने में सफल भी हो जाता तो भी अकेले जीवित रहना असंभव था। वूश! एक विशाल भाले ने, जिसकी नोक चांदी की तरह घूमती थी, राक्षस के शरीर को छेद दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तभी शुष्क रेगिस्तानी हवा से बचाने वाले डीले कपड़े पहने एक लंबा व्यक्ति मार्ग के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी ने अपना स्टीम पंक चश्मा उठाया, जिससे उसकी हरी भरी आंखें दिखाई देने लगीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान तैर गई। अरे बेटा, तुम यहां कैसे आ गए? आदमी ने अपना हाथ हिलाकर उसे राक्षस के सामने उजागर कर दिया। उसकी हथेली के सामने एक सफेद भंवर दिखाई दिया, जैसे राक्षस से डीएनए डेटा की तरह विभिन्न ऋण निकलने लगे। केवल कुछ ही थे, लेकिन वह व्यक्ति परिणाम से खुश था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे पता था कि यह क्या था। घूमना, एक अनोखी क्षमता जो केवल फैंटम्स के पास है। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मुझे संदेह है कि मैं दो पंजे वाली बिल्ली को इतनी आसानी से मार पाता, अगर वह तुम्हारे कारण विचलित न होती। आदमी ने अपना भाला निकाला और एक कदम आगे बढ़ा। चलो, मेरे साथ चलो। रास्ते में तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं,
तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आदमी ने आत्मविश्वास से एडम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। एडम ने जल्दी से उस आदमी के पास जाकर सिर हिलाया। हाँ, मैं बच गया। एडम ने मन ही मन खुशी जताई। तभी एक धागा जो बाल से भी पतला और तेज चमक वाला था, एडम की आंखों के सामने से गुजरा और तेजी से उससे दूर चला गया। आदमी का सिर जमीन पर गिर गया, उसकी गर्दन से खून का फव्वारा बह निकला, जिससे एडम भी प्रभावित हुआ, जिसकी आंखें आदमी के पीछे छिपे राक्षस को देखकर भय से चौड़ी हो गईं। नहीं! एडम भाले की ओर लपका और उस धागे को चकमा दिया जो उसके सिर के पास से गुजरा, जिससे एक लंबा लेकिन घातक घाव हुआ। तुरंत ही राक्षस का चौड़ा पंजा एडम पर पड़ा, जो अंतिम क्षण में भाला पकड़ने में सफल रहा। मर जा! एडम अपनी आत्मा की गहराई से चिल्लाया, अपनी सारी शक्ति भाले में डाल दी, जिसकी नोक गति के कारण स्वतः ही घूमने लगी। राक्षस का पंजा फटकर मांस और रक्त में बदल गया और हड्डी के टुकड़े टुकड़े होकर एडम के चेहरे के पास जाकर गिरे, जिससे उस पर खरोंचें पड़ गईं। फिर भाला राक्षस की छाती तक पहुंचा और उसे पूरी तरह से छेद दिया। इससे पहले कि भाला टूट जाए और खराब हो जाए, राक्षस का शव आदम के सामने गिरा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन पूरी तरह खाली थीं। आह, आह, आह! एडम भारी सांस ले रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। किसी कारणवश कुछ देर बाद भी उसकी हृदय धड़कन धीमी नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई, जब तक कि एडम की आंखें चमकने नहीं लगीं। उसकी पुतलियों में एक बीज के समान एक आकृति प्रकट हुई, जो सभी दिशाओं में तेजी से बढ़ने लगी और जिसने एडम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आपका विकास वृक्ष जागृत हो गया है। आप जीन को अवशोषित करने के लिए रिवॉल्व को बुला सकते हैं। चेतावनी, तुमने सिल्वर वीवर को मार डाला। सिल्वर वीवर के जीन को अवशोषित करें यदि आप चाहते हैं कि यह आपका प्रारंभ। फैंटम बनने का सिर्फ एक ही तरीका था, असल में आम इंसानों से बेहतर प्राणी बनने का, और वह था किसी प्राकृतिक प्रतिभा या स्पार्क को जगाना। कम से कम सिटाडेल F1 का हर निवासी यही जानता था। हालांकि एक और तरीका था, जिसे सावधानी पूर्वक छुपाया गया था, क्योंकि इससे अराजकता पैदा हो सकती थी। हजारों लोग फैंटम बनने की आशा में मर सकते थे, जो जल्द ही गढ़ के पतन का कारण बन सकता था। राक्षस को मारना यह दूसरा तरीका था, लेकिन हत्या एक बनाम एक लड़ाई में होनी थी। किसी को भी व्यक्ति की मदद करने की आवश्यकता नहीं थी और किसी को भी आसपास रहने की आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा राक्षस का प्रारंभिक जीन अस्थिर हो जाएगा और व्यक्ति में विकास वृक्ष को जागृत करने में सक्षम नहीं होगा। अच्छा हो या बुरा, यह तथ्य कि एडम के सामने वाला आदमी मर गया, उसे एक प्रेत बनने का अवसर प्रदान करता है, भले ही वह इस छोटी सी लड़ाई के हर सेकंड में मौत के कगार पर था। मैं यह कर सकता था। मैंने राक्षस को मार दिया। रुको, मैंने विकास वृक्ष को जगा दिया। क्या मेरे पास वास्तव में इस समय तक चिंगारी थी? एडम पागलों की तरह मुस्कुराया, क्योंकि एड्रेनालाइन का एक उछाल और भावनाओं का एक तूफान उसके शरीर में चला गया। प्रेत बनना गढ़ के प्रत्येक निवासी का सपना था, क्योंकि यह उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र संभावना थी, क्योंकि राक्षसों से मृत्यु का डर नहीं था। चेतावनी, जल्दी करो और रिवॉल्व का उपयोग करो, जबकि राक्षस जीन अभी भी प्रारंभिक जीन बन सकता है। ठंडे स्नान जैसे संदेशों ने एडम को सामान्य स्थिति में ला दिया और वह तेजी से सिल्वर वीवर की ओर रेंगने लगा। एडम ने पहले कभी रिवॉल्व का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, और उसने उस भावना को बाहर आने दिया। उसी क्षण एडम की हथेली के सामने एक सफेद भंवर दिखाई दिया। सिल्वर वीवर का शरीर थोड़ा कांप उठा, क्योंकि बहुत सारे ऋण उभरने लगे, भंवर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए और एडम में प्रवेश करते हुए। आपने सिल्वर वीवर जीन प्राप्त कर लिया है। चूंकि यह आपका पहला जीन है, इसलिए यह आपका प्रारंभिक जीन बन जाता है। आपके विकास वृक्ष का विकास शुरू हो गया है। एडम की आंखें गहरी होती गईं, जबकि उसका मन रसातल की गहराई में डूब गया।
और उसने स्वयं को एक तारों भरे स्थान में पाया जहां ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। हालांकि लाखों तारों में से किसी ने भी एडम का ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि उसकी निगाह केवल एक पर ही केंद्रित थी, एक सफेद बीज जो तेजी से अंकुरित हो रहा था और केवल कुछ शाखाओं वाला एक युवा वृक्ष बन गया। रूनों की एक धारा एडम के बगल से बहकर धागे की एक गेंद में बदल गई, जिसने विकास वृक्ष के केंद्र में अपना स्थान ले लिया। विकास वृक्ष कांप उठा, बाहर की ओर लहरें छोड़ रहा था, जिससे अंतरिक्ष हिल रहा था। धागे की गेंद के चारों ओर पेड़ के तने पर एक नक्काशीदार चक्र दिखाई दिया, जो सफेद ऊर्जा, प्रकाश और मुक्त उत्सर्जित कर रहा था। आप विकास के प्रथम चक्र तक पहुंच गए हैं। फिर मानव प्रतिक्रिया में धागे की गेंद से एक तारा निकला, जो एडम के गले बेला में घुस गया। उसकी नीली आंखें चमक उठीं और उसे एक नई दुनिया दिखाई दी। आपको अपने प्रारंभिक जीन सिल्वर वीवर का आदेश प्राप्त हुआ है। बुनकर की सुई। धागे को एक मौलिक उपकरण बनाइए जिसका उपयोग कपड़े को मारने और सिलने दोनों के लिए किया जा सकता है, भले ही वह वास्तविकता ही क्यों न हो। स्वाभाविक रूप से एडम के मन में कई सवाल थे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों से आने वाले व्यक्ति के रूप में उसे प्रेत की शक्ति के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हालांकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, उसे खुद ही पता लगाना था। उसका मन वास्तविक दुनिया में लौट आया, जहां एक टूटे हुए धातु के कंटेनर और लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। सोचो, सोचो, मैं यहां से कैसे निकलूं? एडम मन ही मन चिल्लाया। मृत भूमि के बारे में वह सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था जो वह जानता था। कारवां? ठीक है। निश्चित रूप से अगले ग्रहण तक अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए अब यहां काफी सुरक्षित होना चाहिए, है न? कम से कम यहां निश्चित रूप से प्रेत हैं, एडम ने खुशी से कहा, उस आदमी के पास जाकर उसके कपड़े उतार दिए। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इन चीजों के बिना वह रेत के तूफान में बस घुट जाएगा और चश्मा एक बेहतरीन बचाव होगा। ग्रहण एक दावत और एक विपत्ति दोनों था। यह सप्ताह में एक बार होता था, दिन में नहीं बल्कि रात में, जिससे चांद लगभग गायब हो जाता था और पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती थी। इन 12 घंटों के लिए गढ़, सारी सेना और प्रेत पूरे एक सप्ताह की तैयारी करते हैं, राक्षसों की लहरों से बचने के लिए। ग्रहण की घटनाएं तब से होती आ रही हैं जब से अंतिम तारा गिरा था। यह एक ऐसी घटना है जो इस दुनिया के अस्तित्व में आने से बहुत पहले घटित हुई थी। सबसे चमकीले और सबसे बड़े आखिरी तारे के गिरने के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ग्रह का अधिकांश हिस्सा निर्जन बंजर भूमि बन गया, राक्षस प्रकट हुए और महाशक्तियों वाले लोग पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण अंतिम तारे के प्रकाश को वापस लाने के लिए हो रहे हैं, लेकिन ये अफवाहों से अधिक कुछ नहीं है। कदम, कदम, एक और कदम। एडम कंटेनर से बाहर निकला और सिल्वर वीवर की लाश के ऊपर से गुजरते हुए डेडलैंड्स को देखने लगा, जिसके बारे में उसने बचपन से सुना था। शहर के नागरिकों के लिए डेडलैंड्स में जीवित रहना असंभव था, केवल फैंटम ही राक्षसों से लड़ सकते थे। क्या बकवास है, एडम ने सांस रोककर कहा, क्योंकि सैकड़ों राक्षसी लाशों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिनमें से कुछ पहले से ही रेत से ढकी हुई थीं। एडम ने मुड़कर कटे हुए आदमी की ओर देखा। क्या यह उसी ने किया या उस राक्षस ने? रुको, मैंने सिल्वर वीवर के बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह वास्तव में रेड बुक का राक्षस है? मृत भूमि में अनगिनत राक्षस थे, प्रत्येक की अपनी क्षमताएं, ताकत और अद्वितीय उपस्थिति थी। राक्षस मानव जाति के मुख्य शत्रु थे, इसलिए प्रत्येक राक्षस सभी संभावित जानकारी और फोटो को रिकॉर्ड करने के लिए एक एकल निर्देशिका बनाई गई थी।
मुख्य निर्देशिका को व्हाइट बुक कहा जाता था और इसकी प्रतियां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को भी वितरित की जाती थी, क्योंकि हर किसी को यह समझना था कि साधारण राक्षस क्या करने में सक्षम हैं। एक रेड बुक भी थी, खास तौर पर खतरनाक और काफी दुर्लभ राक्षसों के लिए। उनमें से ज्यादातर के बारे में जानकारी पूरी नहीं थी, उनमें से एक छोटे से हिस्से की तस्वीरें भी नहीं थीं। साथ ही केवल रईसों और प्रेतों के पास ही रेड बुक तक पहुंच थी। ठीक है, मैं समय से पहले उत्साहित नहीं होऊंगा। आखिरकार मैं व्हाइट बुक में राक्षसों के केवल 1/5 भाग के बारे में ही जानता हूं, इसलिए इस तरह के भाग्य की संभावना बहुत कम है। एडम ने राक्षसों के बीच आगे बढ़ने से पहले कहा। आमतौर पर मृत शव अन्य राक्षसों को आकर्षित करते थे, जो मुफ्त भोजन पाकर अपना पेट भरना चाहते थे, लेकिन जब वहां बहुत सारी लाशें होती थीं, तो वे डरकर भाग जाते थे। स्वाभाविक रूप से एडम वह व्यक्ति नहीं था जिसने इन राक्षसों को मारा था, लेकिन जो कोई भी उसे दूर से दर्जनों लाशों के बीच चलते हुए देखता, वह यह जोखिम नहीं उठाता और बस दूर चला जाता। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ महत्वपूर्ण चीज भूल गया है। फिर उसने अपना हाथ निकटतम राक्षस की ओर इशारा किया और रिवॉल्व को बुलाया। हालांकि भंवर राक्षसों से कोई भी जीन निकालने में असमर्थ था। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह काम करेगा। यह निराशाजनक है। एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए ऊंची रेत की पहाड़ी की ओर बढ़ गया। राक्षस से जीन प्राप्त करने के लिए किसी को उसकी हत्या में भाग लेना पड़ता था, इसलिए रिवॉल्व को जीन प्राप्त करने के लिए राक्षस से कुछ संबंध होना चाहिए। स्पार्क को प्रज्वलित करने के लिए शर्तें उतनी सख्त नहीं थीं, लेकिन यह पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण नियम था। केवल प्रेत या कम से कम नवीनतम हथियार ही अंततः नए जीन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कोई भी हथियार मजबूत राक्षसों के खिलाफ मदद नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों के लिए प्रेत के बिना काम चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि राक्षसों के जीन के बिना मानवता बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। खैर, मैं राक्षसों का सामना नहीं करना चाहता। अब मुझे गढ़ में वापस जाने का रास्ता खोजना है। एडम ने पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसके सामने भूमि का विशाल विस्तार खुला हुआ था, लेकिन उसे केवल टीले, एकाकी रेतीली ढलाने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाती क्रूर हवा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्भाग्य से एडम भले ही एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया था, लेकिन उसे कोई कारवां नहीं मिला। ऐसी कोई बात उसे नजर आती। अरे, मैं निश्चित रूप से अकेले गढ़ तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे कुछ सोचना होगा। अगर मुझे कारवां नहीं मिला तो मैं निश्चित रूप से जल्द या बाद में किसी राक्षस के जबड़े में समा जाऊंगा। अदन ने भौहें सिकोड़ते हुए, अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए सोचा। अचानक रेगिस्तान पर बादल घने हो गए और उनमें बिजली चमकने लगी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और कुछ ही सेकंड में शक्तिशाली बिजली की चमक जमीन पर गिर पड़ी। बिजली की बौछारें गायब हो गईं, लेकिन गरजने वाले बादल नहीं, वे केवल फैलते गए और बड़े से बड़े क्षेत्र को कवर करते गए। उसी समय रेत के बीच मंडराती हुई विद्युत धाराएं दिखाई दीं, जो समय समय पर गेंद की बिजली की तरह अपनी स्थिति बदल लेती थीं। वह एडम ने एक छोटी सी वस्तु को घूरते हुए कहा, जो उसी स्थान पर दिखाई दी थी जहां बिजली गिरी थी। एक गोल नीला पत्थर जिसमें उभरी हुई क्रिस्टलीय छड़ें बराबर दूरी पर थीं, जिनके सिरे डिस्क की तरह चपटे थे, लेकिन वे एक दूसरे को छूते नहीं थे। समय समय पर उनके बीच से विद्युत डिस्चार्ज गुजरते थे, जो एक छड़ से दूसरी छड़ तक जाते थे। झूठा उर्ब नहीं, क्या मैं सचमुच इतना भाग्यशाली हूं? मुझे एक कलाकृति मिल गई। एडम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हर कलाकृति में अनोखी क्षमताएं थीं और वे बेहद दुर्लभ थीं, बल्कि यह कि कलाकृतियां बहुत कीमती थीं।
एक कलाकृति उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफी थी। उसी समय नदी के तल पर तैरती हुई एक लंबी मछली रेत से बाहर निकली। उसके पूरे शरीर में बिजली के झटके महसूस हुए, जिससे बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। इसके बाद ईल रेत में धंस गई और विसंगति के दूसरे भाग से बाहर निकल आई। एडम ने गला साफ किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके भीतर संदेह पनपने लगा। हालांकि बहुत जल्द ही उनकी सारी अनिश्चितता उनके जीवन को हमें। एडम खांसते हुए रेत से बाहर निकला और मुड़कर देखा कि इलेक्ट्रिक ईल उसके ऊपर खड़ी है। हाँ, हो सकता है कि तुम एक असामान्य प्राणी हो, लेकिन तुम्हें भी बिजली को फिर से बुलाने के लिए समय चाहिए, है ना? एडम ने मुस्कुराते हुए इलेक्ट्रिक ईल को घूर कर देखा। एडम सही था, राक्षस को हमला करने के लिए समय की आवश्यकता थी, तथापि उसका खतरनाक मुंह एक आदमी को मारने के लिए पर्याप्त था। हुश! टेढ़े मेरे रास्ते पर चलते हुए इलेक्ट्रिक ईल की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे उसे हवा से धकेला जा रहा हो। राक्षस तेजी से एडम की ओर बढ़ रहा था, उसे चीरकर उसके शरीर के निचले हिस्से को ही छोड़ने वाला था। यह निर्णायक क्षण था, क्या एडम जीतेगा, क्या वह कलाकृति ले सकेगा, और क्या वह अपना जीवन बदल सकेगा? एक हमले के लिए सब कुछ दांव पर लगा था। विकास वृक्ष भी कांप उठा, साथ ही धागे की गेंद भी, जो आदम का प्रारंभिक जीन था। उसी क्षण उसकी आंखें चमक उठी और उसकी दाहिनी भुजा की नसों में सफेद ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। एक ही पल में बर्फ जैसे सफेद धागों का एक झरना कहीं से प्रकट हुआ, जिसने पहले उसकी भुजा को ढांक लिया, फिर तलवार के आकार की एक लंबी सुई में बदल गया। एडम ने पहली बार ऑर्डर का प्रयोग किया, लेकिन उसे गलती करने की चिंता नहीं थी, क्योंकि यह क्षमता, ये जीन अब उसके शरीर का हिस्सा था। पढ़ना, बोलना या यहाँ तक कि चलना सीखने में समय लगा, लेकिन सांस लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिसे हर कोई अपने जन्म के पहले सेकंड से ही कर सकता था। यही बात ऑर्डर के लिए भी सच थी। एडम को अभी महारत हासिल करनी थी, लेकिन उसे वीवर्स नीडल को बुलाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं थी। हमले से पहले के पल में एडम के दिमाग में अपने पिता द्वारा मछली काटने की तस्वीरें घूम गईं। ऐसा सिर्फ कुछ बार ही हुआ था, क्योंकि झुग्गियों में मांस मिलना एक मुश्किल काम था। एडम को अपने पिता की हर हरकत याद आ गई, जब वह पुराना चाकू मछली के पेट को 2 टुकड़ों में काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, कुछ भी जटिल नहीं है, मुझे रक्त और मांस के प्राणी को हराने के लिए आग चलाने और बिजली बुलाने की जरूरत नहीं है। एडम ने आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहा। वूश! इलेक्ट्रिक ईल उसके ठीक ऊपर से गुजरी, उसके बालों को झटकते हुए और अपने विशाल शरीर के पीछे से अनियमित रूप से बहती हवा की धाराओं के साथ रेत को बगल की ओर उड़ाते हुए। अब एडम ने सुई घुमाई, उसे इलेक्ट्रिक ईल के गले में डाल दिया और आगे बढ़ते हुए राक्षस के मांस को चीर दिया तथा उसके पेट को फाड़ दिया। इससे पहले कि इलेक्ट्रिक ईल कुछ समझ पाती, उसका खून उसके चारों ओर की रेत पर फैल गया, जबकि विशाल अंग एक एक करके राक्षस के शरीर से बाहर गिरने लगे, जिससे वह शीघ्र ही गुमनामी में डूब गया। बाम! इलेक्ट्रिक ईल जमीन पर गिर पड़ी, कुछ सेकंड तक छटपटाती रही, जब तक कि राक्षस की आंखें पूरी तरह से खाली नहीं हो गईं। एडम ने राहत की सांस ली, जबकि सुई बर्फ की तरह सफेद धागों में बदलकर शून्य में गायब हो गई। मैंने ये कर दिखाया, मैं असामान्य राक्षस को हराने में सक्षम था। एडम ने बड़बड़ाया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। पहले कलाकृति। एडम इतना उत्साही था कि वह रिवॉल्व के साथ इलेक्ट्रिक ईल से जीन एकत्र करना पूरी तरह से भूल गया था। अब उसे केवल उसी स्थान पर पड़े फाल्स ऑर्ब को उठाने की चिंता थी। पास में उड़ती हुई बिजली की कई गेंदों से बचते हुए एडम अंततः झूठे गोले के पास पहुंचा, जिसकी छड़ों के बीच से विद्युत प्रवाहित हो रही थी। एक आखिरी बार चारों ओर देखते हुए एडम नीचे झुका। उसने उस कलाकृति को उठाकर अपने साथ ले जाने का इरादा किया ताकि वह उसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सके। हालांकि जैसे ही एडम ने फाल्स ऑर्ब को छुआ, उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली बिजली का झटका लगा। उसका शरीर कांप उठा और वह मुश्किल से होश में रह पाया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और फाल्स ऑर्ब को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, एडम ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी और उनमें विकास वृक्ष के सफेद धागे या शाखाएं भर गईं। झूठा ऑर्ब हिंसक रूप से कांप रहा था, मानो एडम की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, झूठा ऑर्ब एक नीली चमक में एडम के हाथ से निकल गया, उसकी छाती में घुस गया और सीधे इवोल्यूशन ट्री की ओर बढ़ गया। ये कलाकृति विकास वृक्ष के बगल में उड़ रही थी तथा उसके चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहा हो।
विद्युतीय निर्वहन के स्थानीय बादल मिथ्याओप के ऊपर संघनित हो गए, मानो अपने कुछ बायोम को उस स्थान में ले जा रहे हो। विकास वृक्ष और प्राथमिक जीन ने कलाकृति को स्वीकार कर लिया है। आपको अपनी पहली कलाकृति मिथ्याओप प्राप्त हो गई है। इसके गुणों को प्रकट करने के लिए आर्टिफैक्ट को सक्रिय करें। क्या? नहीं, 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 मैं इसे अवशोषित नहीं करना चाहता था। मैं कलाकृति को कैसे बाहर निकालूं? एडम ने अपनी छाती की ओर देखते हुए कहा। बहुत जल्दी उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। झुग्गी झोपड़ियों के नागरिक होने के नाते एडम को यह नहीं पता था कि कलाकृतियों की खोज कैसे होती है। वह उनके अस्तित्व और कीमत के बारे में तो जानता था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। एडम को कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए विशेष कंटेनरों के बारे में पता नहीं था, न ही कलाकृतियों की पुनरावृत्ति का विरोध करने के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने के बारे में। ये कलाकृतियों को अवशोषित किए बिना इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका था, जो एक बड़ा जोखिम था क्योंकि कलाकृति पूरी प्रणाली को आसानी से नष्ट कर सकती थी। नहीं, मेरा पैसा! एडम चिल्लाया, जमीन पर गिर पड़ा और अपनी बाहें फैलाकर आसमान की ओर देखने लगा। एडम के पास पहले से जो कुछ हो चुका था उसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। आर्टिफैक्ट उसके अंदर था, उसकी शक्ति का हिस्सा बन रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इवोल्यूशन ट्री और इनिशियल जीन। अब वह केवल आर्टिफैक्ट को स्वीकार कर सकता था और इसे मजबूत बनने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, अब मैं एक प्रेत हूं। मैं राक्षसों को मारकर पैसे कमा सकूंगा और कलाकृति मुझे ऐसा करने में मदद करेगी। मुझे ब्रह्मांडीय कणा से एक विशाल सफेद किताब निकली जिसके कवर पर परमाणु का चिन्ह था। किताब खुली और इलेक्ट्रिक ईल के जीन पहले पन्ने पर सबसे ऊपर की पंक्ति में चले गए। इलेक्ट्रिक ईल जीन को वॉल्ट में रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसी भी जीन की फाइल खोल सकते हैं। वॉल्ट। एडम ने उस किताब को देखा जो तकनीकी रूप से उसका अपना डेटाबेस, उसका संग्रह और संभवतः बल का हिस्सा थी। एडम एक युवा खोजकर्ता की तरह तिजोरी की ओर बढ़ा और उसने उस पुस्तक को छुआ जो इतनी छोटी हो गई थी कि वह उसे आराम से पकड़ सकता था। एडम ने दिलचस्पी से उस पहली पंक्ति पर क्लिक किया जहां इलेक्ट्रिक ईल जीन स्थित था। तभी एडम के सामने इलेक्ट्रिक ईल की एक छवि चमक उठी, जी सटीक और विस्तृत थी, मानो किसी ने एडम की लड़ाई के दौरान उसकी तस्वीर खींची हो। विसंगत इलेक्ट्रिक ईल शीक पहला सकल, हरा खतरा स्तर। संज्ञान का प्रथम चरण राक्षस के बारे में प्राथमिक जानकारी और फोटो तक पहुंच। संज्ञान में दूसरा चरण 10 तटस्थ जीन की आवश्यकता है। 10 तटस्थ जीन, हरित खतरा स्तर। हालांकि एडम के सवालों का जवाब कोई नहीं देने वाला था। उसे बस एक ही बात स्पष्ट थी कि फैंटम की क्षमताएं उसकी समझ से कहीं ज्यादा व्यापक थीं। उसे नए जीन हासिल करने थे और जितना संभव हो सके उतना विकसित होना था। जो भी हो, मुझे पहले आर्टिफैक्ट को सक्रिय करना होगा, बाकी सब कुछ बाद में। एडम ने विकास वृक्ष के बगल में मंडराते हुए झूठे ओर्थ की ओर बढ़ने से पहले सोचा। झूठा ओर्थ पहला दुर्लभता स्तर। पहला गुण, किसी भी जीन की आवश्यकता है। कलाकृति के दुर्लभता स्तर को देखते हुए केवल हरे खतरे के स्तर और उससे ऊपर के राक्षसों के जीन ही काम आएंगे। ओह, मेरे पास भी एक है। एडम ने असामान्य इलेक्ट्रिक ईल जीन का उपयोग करते हुए कहा। हुश! रूम तिजोरी से बाहर उड़ गया और झूठे गोले में प्रवेश कर गया। कलाकृति इस प्रकार कांप रही थी मानो वह किसी भी क्षण फटने वाली हो, लेकिन जैसे ही विद्युत प्रवाहित होने लगी, कलाकृति सामान्य हो गई और बुढ़ी अधिक चमकने लगी। पहला गुण, बिजली जैसी सजगता। बिजली आपका एक हिस्सा बन गई है। आप अपनी इच्छा से बिजली पैदा करने या गड़गड़ाहट का झरना पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी नई सजगता के साथ आप उन्हें उतनी ही आसानी से चकमा दे सकते हैं जैसे आप फेंकी हुई गेंद को चकमा देते हैं। एडम ने अपना एकल जीन खर्च कर दिया, आर्टिफैक्ट को सक्रिय कर दिया और वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। उसने विकास वृक्ष, मिथ्याओई और धागे की गेंद पर एक आखिरी नजर डाली, मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली और आंतरिक अंतरिक्ष से बाहर चला गया। एडम ने अपनी आंखें खोली तो उसे विशाल बंजर भूमि और रेत के टीले फिर से दिखाई दिए। विसंगति धीरे धीरे फीकी पड़ गई, बिजली के बोल्ट बिखर गए और बादल बिखर गए, क्योंकि कलाकृति के बिना ये बढ़ना और अस्तित्व में रहना जारी नहीं रख सकता था। कलाकृति किसी भी विसंगति का मूल श्री जो लगातार अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर छोड़ती थी। ओह, लगता है मैं आखिरकार भाग्यशाली रहा। एडम ने दूर से पहाड़ी से नीचे आती गाड़ियों की लंबी कतार को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। भले ही कलाकृतियां अब वहां ना हो, लेकिन कोई भी विसंगति बहुत ध्यान आकर्षित करती है। हर कोई कलाकृतियों का मूल्य जानता था, इसलिए जब तक उन्हें कम से कम देखने का मौका मिलता था, तब तक यह इसके लायक था।
अरु तुम। पहले ट्रक से एक लड़की चिल्लाई जिसकी लंबी लाल बोटी और हरी आंखें थी। कारवां में मौजूद सभी लोगों की तरह उसने भी हमेशा मौजूद रेत से बचने के लिए चिड़े कपड़े से बने ढीले कपड़े पहने हुए थे। एडम ने मुड़कर देखा लेकिन उससे मिलने नहीं गया, वह बस खड़ा रहा और कारवां को ध्यान से देखता रहा। एक दिन एडम एक झुगी बस्ती में एक पुराने परित्यक्त टॉवर पर चढ़ गया जो डेड लेट्स को देखता था। वह भाग्यशाली या कि उसे कासवां दिख गया, लेकिन उसके सामने वाला कारवां बहुत बड़ा था। प्रत्येक वस्त्रबंद वाहन पर लाल लोमड़ी का सिर चित्रित था जो ध्यान से और खतरनाक तरीके से दूर रहा था। वाहनों के बीच कई टूक थे जिनमें विशाल भंडारण था जिसमें आपूर्ति और मृत राक्षस राव दोनों थे, साथ ही उनसे सामग्री भी थी। क्रेकल। अपने पैर की तेज आवाज के साथ वही लड़की बाहर निकली और एडम की ओर बढ़ी। उसने गरी हुई इलेक्ट्रिक ईल पर एक नजर डाली, बूढ़ा सिर हिलाया और रुक गई। मेरा नाम लिसा है, मैं फायरफॉक्स स्क्वाड की नेता और प्रथम श्रेणी की फैटम है। लिसा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए जोरदार तरीके से कहा। एडम ने हाथ मिलाने कर जवाब दिया। एडम, बस एक अकेला व्यक्ति जो इतना बदकिस्मत था कि यहाँ आ गया। हम्मर, तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? अकेले शिकार करने के लिए शायद तपता रेगिस्तान सबसे खराब क्षेत्र है। लिसा ने असमंजस में भौहें उठाई। एडम ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वह घूमकर शहर की ऊंची दीवारों की ओर देखने लगा। वह कब वापस आने की योजना बना रहे हैं? मैं अस्थायी रूप से आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। लिसा ने उसके होठों को छुआ। तुम खास तौर पर सामाजिक नहीं लगते। क्या तुमने ही उस राक्षस को मारा था? एडम ने सिर हिलाया। अरो, समय बर्बाद करना बंद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तो एक मजबूत आदमी अपनी पीठ के पीछे एक चौड़ी तलवार के साथ कार से बाहर निकला, जी उसके जितना ही बड़ा था। ओह, वह जेकब है, पहला कप्तान, बहुत छोटी किस्म का। लिसा ने बेपरवाही से कहा। क्या? मैं बस अपनी टुकड़ी को खतरे में नहीं डालना चाहता। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाए उतना अच्छा है। विसंगति दूर हो रही है, ये तो हमारे रुकने से पहले ही स्पष्ट था। जेकब ने नाराजगी भरे भाव से अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। लिसा ने विसंगति पर नजर डाली और पूछा, क्या आपने कलाकृति एकत्र की है? मुझे खेद है, लेकिन यदि आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो हम इसके मूल्य का 3% चाहते हैं। एडम ने अपना सिर हिलाया। आह, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हें मुफ्त में अपने साथ ले जाएंगे? जेकब ने भौहें सिकोड़ी। एडम ने विसंगति के केंद्र पर नजर डाली। मैंने कलाकृति एकत्र नहीं की, मैंने इसे अवशोषित किया, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे आपको दे सकूं। लिसा और जेकब की आंखें चौड़ी हो गईं। वे स्पष्ट रूप से किसी बात से आश्चर्यचकित थे, हालांकि एडम को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्यों। हा 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 हा, यार तुम बहुत भाग्यशाली हो, लिसा ने हंसते हुए कहा। चिलचिलाती रेगिस्तान में अकेले शिकार पर जाना, विसंगति के पास सबसे पहले पहुंचना और अपने विकास वृक्ष और आरंभिक जीन के लिए सही कलाकृति प्राप्त करना। अरे, मैं ये सब सूचीबद्ध करते करते थक गई। एडम की आंखें चमक उठी, फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसकी निगाहें और गहरी हो गईं। हर महान सफलता के पहले उतनी ही बड़ी असफलता भी होती है, एडम ने कहा, जबकि प्रयोग की तस्वीरें उसके चेहरे, विशेषकर वैज्ञानिक के चेहरे के सामने घूम गईं। लिसा ने कंधे उचकाए। ठीक है, तो हमें उस राक्षस से 20% सामग्री चाहिए। लिसा ने इलेक्ट्रिक ईल की ओर इशारा करते हुए कहा, परिवहन और बिक्री हम खुद ही संभाल लेंगे, बोनस के तौर पर भोजन और पानी कैसा रहेगा? एडम ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं बस घर जाना चाहता हूं, बाकी सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर एडम ने पलटकर अपनी नजर दूर स्थित एक बिंदु पर डाली, मॉर्टन वेधशाला, जहां वह व्यक्ति था जो हमेशा के लिए उसका लक्ष्य बन। अध्याय 5। लाल किताब। एक बख्तरबंद ट्रक रेतीले बंजर इलाके को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसके आगे 1 दर्जन से अधिक ऐसे ही वाहन थे। एडम पीछे की सीट पर बैठा हुआ था और उबी हुई नजरों से डेडलैंड्स को देख रहा था। जब भी वो कहानियों में या किसी से डेडलैंड्स के बारे में सुनता था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन अब उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। किसी कारण से वह शांत, अत्यधिक शांतिपूर्ण और यहां तक कि आरामदायक महसूस करता था, बावजूद इसके कि मृत भूमि एक खतरनाक जगह थी, यहां तक कि प्रेतों के लिए भी। क्या अजीब एहसास है। कल एक राक्षस का सामना करना मेरे लिए सबसे बुरा सपना था। आज सबसे बुरा और सबसे अच्छा एक ही समय में हुआ। अब मैं उन्हें पैक जानवरों की तरह देखता हूं। एडम ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए दूर से राक्षसों के समूह को देखा। वे इलेक्ट्रिक ईल के शरीर को फाड़ रहे थे, जो लिसा और उसके दल द्वारा तिजोरियों में सबसे मूल्यवान चीजें डाल देने के बाद बचा हुआ था, जैसे दांत या तराजू। एडम घमंडी नहीं था, वह सिर्फ अपने आप से ईमानदार था।
उसे नहीं पता था कि वह इन राक्षसों से निपट सकता है या नहीं, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि सिल्वर वीवर एक अलग ही स्तर पर था। अरे, इतना कठोर चेहरा बनाना बंद करो। आओ, मेरे साथ एक ड्रिंक लो। लिसा ने एडम की ओर एक मजबूत पे की बोतल बढ़ाते हुए कहा, उसके गाल पहले से ही लाल हो गए थे। नहीं, यह असंभव है। मैं 17 साल का हूं, तुम्हें पता है। एडम ने अपना हाथ हिलाया। लिसा ने भौहें उठाई। हम तो क्या हुआ? गढ़ में कोई सीमा नहीं है। अगर मौका मिले तो तुम्हें पीना चाहिए। कुछ और बार प्रयास करने के बाद लिसा ने हार मान ली और एडम को सोडा का एक कैन थमा दिया। खैर, ये दूसरी बात है। एडम ने सोडा कैन खोला और पेय का स्वाद लिया। दरअसल एडम ने खुशी से चिल्लाने और मुस्कुराने से बचने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसने सोडा चखा था। स्वाद बहुत बढ़िया, मीठा और कार्बोनेटेड था। यह एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के लिए उत्सव जैसा था। 17 साल। वैसे तुमने अकेले ही शिकार किया और एक असामान्य राक्षस को मार डाला, बिना किसी चोट के। ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम एक बहुत ही संदिग्ध किस्म के व्यक्ति हो। जेकब ने सड़क पर नजर रखते हुए कहा। एडम ने कंधे उचकाए और पहले से खाली सोडा कैन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ उस क्षण तक ही रहूंगा जब मैं वापस लौटूंगा, उसके बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। एडम ने शांति से कहा। चलो, काश मैं ये सब अभी खत्म कर पाता, लेकिन लौटने से पहले हमें एक और घोंसला साफ करना है। जेकब ने अचानक पहिया घुमाने से पहले कहा और नक्शे पर डेटा की जांच की। घोंसला है ना? एडम ने सोचा। राक्षस अलग अलग थे, हर एक दूसरे से अलग था, और कुछ मायनों में वे इंसानों के समान भी थे। उनमें मजबूत और कमजोर, नेता और अकेले, साथ ही उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था थी। कुछ राक्षस अकेले काम करना पसंद करते थे, लेकिन अन्य झुंड में इकट्ठा होते थे और घोंसले बनाते थे। हमारा लक्ष्य कौन है? एडम ने एकांत में पूछा। छिपकलियां, लिसा ने खुशी से कहा। शराब ने उस पर अपना असर साफ तौर पर दिखाया था। हालांकि उससे और कुछ भी निकाल पाना मुश्किल था। जेकब को भी यह एहसास हुआ, इसलिए उसने एडम को एक टैबलेट दिया जिस पर उनके शिकार की 3D छवि खुली थी। मोटे सिर वाली रेगिस्तानी छिपकली, सफेद किताब, सफेद खतरा स्तर। विशेषताएं: अत्यंत कठोर माथा, जिसे सबसे तेज तलवार से भी छेदना असंभव है। सुरक्षात्मक तराजू, विस्फोट या विनाशकारी हमलों की अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अग्नि के प्रति अच्छा प्रतिरोध। धीमा, अनाड़ी तथा कम बुद्धि वाला। पूरी तरह से पैक लीडर पर निर्भर करता है। एडम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह जानकारी केवल एक विशेष डाटाबेस ओपनाई पर ही उपलब्ध थी, जिस तक केवल उच्च पदस्थ निवासियों और निश्चित रूप से फैंटम्स की ही पहुंच थी। ये केवल पहला पृष्ठ था, बाकी पृष्ठों में राक्षसों का विवरण, लूट का माल और यहाँ तक कि अनुमानित निवास स्थान, इन राक्षसों के बारे में जानने योग्य सब कुछ और भी बहुत कुछ था। रुको, वे नहीं जानते कि मैं अभी अभी फैंटम बना हूं, इसलिए अगर मैं कुछ चेक करूं तो यह अजीब नहीं होगा, है ना? एडम ने बटन क्लिक करने से पहले सोचा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जेकब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। फैंटम्स ओपनाई को एक्सप्लोर करने में घंटों बिता सकते थे। आखिरकार लगातार कुछ न कुछ अपडेट और जोड़ा जा रहा था। एडम ने जल्दी से व्हाइट बुक डायरेक्टरी खोली और टाइप किया, सिल्वर वीवर। आपके अनुरोध के लिए कुछ भी नहीं मिला। इस सरल संदेश ने एडम के सभी प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे दिया। हाँ, लिसा ने मुझे भाग्यशाली कहा, लेकिन तब मुझे भी यह एहसास नहीं हुआ कि सिल्वर वीवर एक रेड बुक राक्षस था। लानत है, यह पागलपन है। एडम ने प्रसन्न मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, फिर उसका चेहरा जम गया जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ और जांच सकता है। लाल किताब। एडम ने डायरेक्टरी में जाकर टाइप किया। कई पन्नों में से पहले पन्ने पर सिल्वर वीवर नहीं था, इसलिए उसने सर्च में राक्षस का नाम टाइप करने का फैसला किया, जैसा उसने व्हाइट बुक के साथ किया था। TTTRRRRRRRSSSSSSKKKKKK। ट्रक अचानक रुक गया, जिससे एडम के हाथ से टैबलेट छूट गया और उसका माथा आगे की सीट से टकरा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लिसा ने उसके हाथ से क्लिपबोर्ड छीन लिया, छिपकलियों का स्थान जांचा और दरवाजा बंद करके ट्रक से बाहर निकल गई। ठीक है, हमारा लक्ष्य 15 छिपकलियां हैं। हमें सिर्फ घोंसले को साफ करने के लिए कहा गया है, लेकिन एक वैधशाला प्रत्येक नुकीले दांत के लिए अच्छी रकम देने को तैयार है। लिसा ने ट्रक की छत से एक बड़ा काला बक्सा उठाने से पहले जोर से कहा। उसने जल्दी से उसे खोला और अपना हथियार तैयार किया, 2 काले धातु के दस्ताने, जो मोटी, भारी प्लेटों से ढके हुए थे और जिनमें कई छिद्र थे। हाँ, बाकी प्रेत भी समान तीव्रता से चिल्लाए और फिर तुरंत कार्रवाई में जुट गए। एडम ने पटिया को हाथ में लेना चाहा, लेकिन जेकब उससे आगे निकल गया।
अरे तुम बाद में निर्देशिका देख सकते हो, अभी हमें एक काम पूरा करना है। जितनी जल्दी हम इन छिपकलियों से निपट लेंगे उतनी जल्दी हम घर में वापस आ सकेंगे, जेकब ने ठंडे स्वर में तलवार उठाते हुए कहा। एडम ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया। चारों ओर देखते हुए एडम ने देखा कि केवल 1/3 लोग ही छिपकलियों से लड़ने गए थे, बाकी लोग ट्रकों के पास ही रुके थे। वे तनाव में दिख रहे थे और उनके हाथों में बंदूकें थीं, कुछ राइफलें, कुछ शॉटगन और कुछ पिस्तौलें। तुम क्यों रुके हो? क्या ये पहली बार है जब तुम हार्वेस्टर्स को देख रहे हो? चलो, राक्षसों को मार डालो। जब वे उन्हें मार रहे हो तब आराम करो और घर जाओ। समय बर्बाद करना बंद करो। जेकब ने हाथ हिलाते हुए लड़ाई में भाग लिया। एडम ने भौं उठाए। तो फिर वे प्रेत नहीं है। खैर, ये समझ में आता है, किसी को तो ये गंदा काम करना ही होगा। एडम ने एक पल सोचा। हुश। उसी समय छिपकली, जो अब तक पास ही रेत के नीचे छिपी हुई थी, चुपके से उसके पास आ गई। छिपकली की लंबी पूंछ एडम की ओर चाबुक की तरह झपटी। उसकी तीखी नोक आसानी से उसके सिर को भेद सकती थी। एडम को राक्षस का पता नहीं चला, या यूं कहें कि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसके पास हमले पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। तभी एडम की आंखें चमक उठी और उसके शरीर में बिजली के झटके दौड़ गए, तथा उसका सिर झटके से हिल गया। पूंछ उसकी गर्दन के ठीक पास आ गई, जिससे गर्दन पर हल्का घाव हो गया और खून की बूंदें बहने लगी। एडम ने पलटकर छिपकली को अपनी घृणा भरी निगाहों से नष्ट कर दिया। एक ही पल में उसकी बाह पर सफेद धागे लिपट गए और वह छिपकली की ओर झपटा तथा उसके सिर के पिछले हिस्से में एक लंबी सुई घोंप दी, जो मजबूत माथे से सुरक्षित नहीं थी। सुई को बाईं ओर घुमाते हुए एडम ने राक्षस की गर्दन को चीर दिया, जिससे मांस का एक बड़ा टुकड़ा कट गया। भाड़ में जाओ। ये खतरनाक था। एडम ने गर्दन को छूते हुए और रिवॉल्व को बुलाते हुए कहा। मोटे सिर वाली रेगिस्तानी छिपकली का जीन तिजोरी में रख दिया गया है। फिर एडम ने युद्ध के मैदान की ओर देखा। छिपकलियां मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं थीं, इसलिए धीरे धीरे फैंटम जीत रहे थे। लिसा विशेष रूप से प्रभावी थी, वह बस अपनी मुट्ठी से छिपकलियों को चौप में बदल रही थी। निर्देशिका ने कहा कि वे अपने नेता पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन उस मामले में वह कहाँ है? उनका नेता कहाँ है? कांपना, कांपना, कांपना। जमीन हिल गई, रेत की लहरें टीलों के ऊपर से गिरने लगी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशाल सिर उभर आया। विशाल जबड़े ने एक विश्वभक्षी की तरह कई ट्रकों और दर्जनों लोगों के साथ टन रेत निगल ली। हार्वेस्टर खुद का बचाव करने में असमर्थ थे, इसलिए जब जबड़ा ढह गया तो उनके ताजे खून की धाराएं बाहर की ओर बह निकली, जिससे रेगिस्तान की सतह भर गई। उत्साहित लिसा तुरंत पीली पड़ गई और हर फैंटम के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 6 प्रधान। शिकार के दौरान सबसे बुरी बात यह हो सकती थी कि कोई राक्षस आ जाए जिससे शिकारी निपट न सके। इससे पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता था, साथ ही दस्ते की जान भी खतरे में पड़ जाती थी। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए फैंटम्स ने सैकड़ों लोगों को अपने लिए काम पर रखा, जो लगातार ओपनाई को अपडेट करते रहे और उनके साथ संपर्क बनाए रखते रहे। फायरफॉक्स स्क्वाड को अपना मिशन तभी प्राप्त हुआ जब सभी घोंसलों के स्थान, मौसम, दिन का समय और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई। इस तरह जोखिम कम हो गए और फैंटम को केवल उन्हीं मिशनों पर भेजा गया जिन्हें वे बिना गंभीर नुकसान के पूरा कर सकते थे। वास्तव में केवल हार्वेस्टर के नुकसान को ही संपार्श्विक क्षति माना जाता था, और यदि किसी मिशन के दौरान एक भी फैंटम मर जाता था, तो यह विफलता थी, क्योंकि कई वर्षों के काम के बाद एक फैंटम दर्जनों घोंसलों को साफ कर सकता था। आखिरकार फैंटम की तुलना में नया हार्वेस्टर ढूंढना 10 गुना आसान था। भाड़ में जाओ, ये तो प्राइम टाइप है। लिसा ने चिल्लाते हुए अचानक अपनी बेल्ट से फ्लेयर गन निकाली और रॉकेट लॉन्च किया। एक चमकदार फ्लैश के साथ एक लाल पंख ने क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे गढ़ को एक संकेत भेजा गया। कुछ सेकंड बाद लिसा का ब्रेसलेट सक्रिय हो गया, जिससे एक नीली स्क्रीन दिखाई दी, जिस पर कई संदेश दिखाई दिए। सब लोग, हमें 5 मिनट तक टिकना होगा, उसके बाद ही वे हमें यहां से ले जाएंगे। लिसा ने चिल्लाते हुए अपनी ओर दौड़ रही छिपकली को दूर धकेला। उसी समय हार्वेस्टर्स और फैंटम्स उस विशाल छिपकली से जितना संभव हो सके उतना दूर भाग गए, जिसने पहले ही उनके दस्ते के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था। एडम ने भी वैसा ही किया, जेकब और लिसा के बगल में खड़ा हो गया। प्राइम टाइप यहाँ क्या कर रहा है? जेकब ने अपनी तलवार सामने रखते हुए कहा। प्राइम टाइप, एडम ने मन ही मन बुदबुदाया, एक के बाद एक ट्रक को नष्ट कर रही विशाल छिपकली को देखते हुए। किसी ने भी लूटे गए माल को बचाने और छिपकली पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी को एहसास हो गया था कि वे इस चीज को संभाल नहीं पाएंगे। लिसा ने जल्दी से अपने टैबलेट पर क्लिक किया और कैटलॉग में इस राक्षस को ढूंढ लिया। प्राइम थिक हेडेड डेजर्ट लिजर्ड।
ब्लू थरेट लेवल धिक्कार है, प्राइम टाइप के दिखने की 1% से भी कम संभावना है। आज का दिन अब तक का सबसे बुरा दिन है, लिसा ने चिढ़कर कहा, गढ़ की दीवारों की ओर मुड़ते हुए। हमारे पास और कितना समय है? जेकब ने पूछा। लिसा ने ब्रेसलेट की ओर देखा, 3 मिनट, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हम किनारे से खड़े होकर नहीं देख पाएंगे। प्राइम लिजर्ड ने पहले ही पूरे कारवां को नष्ट कर दिया था। उनके द्वारा एकत्र की गई सारी लूट को खोना एक बड़ा झटका था, लेकिन जीवित रहना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अधिक राक्षसों को मारना तथा उनसे संसाधन जुटाना सदैव संभव था, लेकिन किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना संभव नहीं था। कांपना, कांपना, कांपना। प्राइम छिपकली धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी, अपने विशाल पंजों के नीचे जमीन हिलाती हुई। उसकी नजरें अपना लक्ष्य बदलती रहीं, जब तक कि वे लिसा पर आकर रुक नहीं गईं। लिसा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बोली, सब लोग मुझसे दूर हो जाओ। उसी समय दर्जनों लोग लीजा से प्लेग की तरह भाग गए, केवल एक बचा था, एडम। उसे लड़ने की आदत नहीं थी, आज उसके जीवन में पहली बार था, इसलिए उसके पास अनुभव की बेहद कमी थी। क्या तुम वहां किस लिए खड़े हो? जेकब चिल्लाया और उसने तेजी से एडम की बांह पकड़ ली और उसे एक तरफ फेंक दिया। एडम रेत की पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया जबकि प्राइम लिजर्ड लिसा के पास पहुंच गया। वह आखिरी क्षण तक अपनी स्थिति पर कायम रही, फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसकी नसें फूल गईं। तेज लपटें उसके दस्तानों को घेरने लगी, फिर उसने अपनी खुली हथेलियों से अपनी कलाइयों को एक दूसरे के सामने रखा और अपने नीचे ज्वाला की एक धार पैदा कर दी, जिससे वह ऊपर उठ गई। प्राइम लिजर्ड उसके ठीक नीचे से गुजरा। उसे स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ कि लिसा चकमा देने में सक्षम थी। हाँ, हो सकता है कि तुम हमारी श्रेणी से बाहर हो, लेकिन तुम अभी भी मूर्ख हो, लिसा ने उत्तेजित भाव से कहा, और आग की धारा के साथ खुद को हवा से ऊपर धकेल दिया। हुश! हवा के बहाव को चीरते हुए सीटी की आवाज के साथ एक लंबी पूंछ उसके पेट में घुस गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके मुंह से खून की धार बह निकली और दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में दौड़ गईं। बाम! लिसा एक प्रक्षेपास्त्र की तरह जमीन पर गिर पड़ी और रेत की लहरें ऊपर की ओर उठने लगी। लिसा! जेकब ने चिल्लाते हुए अपनी बेल्ट से 2 ग्रेनेड निकाले और उन्हें सीधे प्राइम लिजर्ड पर फेंक दिया। उनके उदाहरण का अनुसरण सभी ने किया। हार्वेस्टर्स ने सक्रिय रूप से अपने सभी हथियारों का प्रयोग किया तथा फैंटम्स ने गियर और ऑर्डर्स का प्रयोग किया। थोड़े समय के लिए हमले इतने अधिक थे कि प्राइम लिजर्ड विभिन्न प्रकाश चमक, विस्फोटों और तात्विक शक्तियों से घिर गया। हालांकि राक्षस बस आगे बढ़ रहा था, लिसा की ओर, अपने प्राथमिक लक्ष्य की ओर। टस्क, हमारे हमले इसके कवच को भेद नहीं सकते। अरे, अब तो बस थोड़ा सा ही बचा है। जेकब ने आगे बढ़ने से पहले अपने होंठ काटे। वह काफी जोखिम उठा रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे लिसा को बचाना था, जो अभी भी चोट से उबर रही थी। जेकब ने संयमित व्यवहार किया। प्राइम लिजर्ड ने उसे देख लिया और हमला कर दिया, लेकिन जेकब इसके लिए तैयार था, इसलिए वह झुक गया और उसकी आंखें तनावग्रस्त हो गईं। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल उभरे और उसने उन्हें प्राइम छिपकली पर फेंका। क्रिस्टल फट गए, जिससे उसके आसपास की हर चीज बर्फ की मोटी परत में ढक गई और राक्षस के पंजे जम गए। बहुत बढ़िया, बस थोड़ा और। जेकब ने लिसा के करीब आते हुए मन ही मन खुशी जताई। प्राइम लिजर्ड ने लगभग बर्फ तोड़ दी थी, लेकिन जेकब के पास स्पष्ट रूप से पर्याप्त समय था। जेकब के सामने की रेत कांप उठी जब 2 छिपकलियां उसके सामने आ गईं। प्राइम 1 की वजह से वो पूरी तरह से भूल गया था कि उन्होंने पूरे घोंसले को नष्ट नहीं किया था। कुछ राक्षस अभी भी बचे हुए थे। छिपकलियों ने बैलों की तरह अपने मोटे माथे से उस पर हमला किया, उसे एक तरफ फेंक दिया और लिसा को बचाने की उसकी सारी उम्मीदें छीन ली। नहीं, 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 कोई उसकी मदद करो, जेकब ने रेत में गिरने से पहले चिल्लाया। हालांकि सभी लोग बहुत दूर थे, कई लोग कुछ भी करने से डरते थे। प्राइम मॉन्स्टर्स ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए सामान्य फैंटम तैयार थे, यह उनका स्तर नहीं था। केवल लिसा जैसा कोई कुशल व्यक्ति ही कुछ समय के लिए ऐसे राक्षसों से लड़ सकता है। हुश! एडम पहाड़ी के पीछे से प्रकट हुआ और तेजी से लिसा की ओर दौड़ा, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था। 2 छिपकलियों ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए एडम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एडम ने आसानी से उन पर छलांग लगा दी और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया। चलो भागो, जेकब चिल्लाया जब प्राइम लिजर्ड की पूंछ की तीखी नोक एडम की ओर बढ़ी। एडम ने राक्षस की पूंछ नहीं देखी क्योंकि वह उसकी ओर पीठ करके भाग रहा था, लेकिन उसकी सजगता को इसकी आवश्यकता नहीं थी। अचानक, मानो कोई उसके शरीर को किसी तार से नियंत्रित कर रहा हो, एडम एक अजीब कोण पर मुड़ गया, अपने शरीर की क्षमताओं की सीमा पर। पूंछ उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरी और एक क्षण के लिए उसने स्वयं को प्रतिबिंब में देखा। फिर
एडम ने लिसा को जमीन से उठाया और ये देखने के लिए इधर उधर देखा कि वह कहां से भाग सकता है। हालांकि भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि एक विशाल छाया ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक रखा था। वूश! दर्जनों मिसाइलों ने प्राइम लिजर्ड पर विनाशकारी विस्फोटों के साथ हमला किया। इससे राक्षस को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने उसे कुछ सेकंड के लिए धीमा कर दिया, जो कि राक्षस पर भारी स्टील के कई विशाल जाल गिराने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि प्राइम थिक हेडेड डेजर्ट लिजर्ड जैसा मजबूत और बड़ा राक्षस भी ऐसी परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए जाल को नहीं फाड़ सकता। एडम ने ऊपर देखा तो उसे एक विशाल हवाई जहाज दिखाई दिया जो अंतरिक्ष यान जैसा दिख रहा था। कई सीढ़ियां उतरी, जहां हर कोई तुरंत भाग गया, जबकि काले सैन्य कवच में दर्जनों लोगों ने राक्षस की आंखों को निशाना बनाते हुए राइफलें चलाईं। चलो, जल्दी करो, ऊपर आओ, जेकब ने चिल्लाते हुए दूसरों को आगे आने के लिए कहा। सबसे अंत में एडम ऊपर चढ़ा, जो लिसा को पकड़े हुए जेकब के साथ ऊपर चढ़ गया। क्या वह ठीक है? जेकब ने उसके ऊपर चढ़कर उसकी जांच करते हुए कहा। जेकब को राहत मिली जब उसने देखा कि लिसा की सांसें चल रही थी और उसका दिल सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इसका मतलब था कि वह जीवित थी और यही बात उसके लिए मायने रखती थी। तभी बचाव दल का प्रभारी व्यक्ति जेकब के पास आया और उससे कुछ चर्चा करने लगा। उसी समय एडम चौड़ी खिड़की पर बैठा हुआ प्राइम लिजर्ड को विदा होते हुए देख रहा था, जब उनका विमान उड़कर गढ़ की ओर लौट रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये केवल फायरफॉक्स स्क्वाड के लिए ही सच था। एक लड़ाकू विमान उनके विमान के ऊपर से उड़ा, जिसमें से रेगिस्तानी कपड़े पहने और हवा से बचने के लिए चौड़े चश्मे लगाए एक व्यक्ति ने छलांग लगाई, जिससे एडम को झटका लगा। क्या इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच पाना संभव था? वह कौन था? एडम के मन में कई प्रश्न उठे, लेकिन जल्द ही उनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। उस आदमी के हाथ घनी सफेद ऊर्जा से ढके हुए थे, जैसे असीम शक्ति वाली ज्वाला। फिर उस आदमी ने अपने हाथों को एक साथ रखा और उन्हें हथौड़े की तरह प्राइम छिपकली के सिर पर गिरा दिया। सुपरनोवा विस्फोट जैसी चमक ने राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दर्जनों मीटर की दूरी पर उल्कापिंड के गड्ढे जैसा गड्ढा बन गया, जो विशालकाय राक्षस के खून से भर गया। एडम की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे कोई बच्चा पहली बार कार्टून देख रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने फैंटम्स की कल्पना की थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह बनना चाहता था। अध्याय 7, प्राकृतिक और कृत्रिम। कमबख्त प्रधानमंत्री। अरे, हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे। कोई रास्ता नहीं। हमने इतनी मेहनत की और यह सब खत्म हो गया। फैंटम्स और हार्वेस्टर्स पीले और काले चेहरों के साथ बड़बड़ा रहे थे। कुछ लोग खोए हुए मुनाफे के बारे में चिंतित थे और कुछ दिवंगत मित्रों के लिए शोक मना रहे थे। उनमें से एडम ही एकमात्र ऐसा था जो उदास नहीं था, क्योंकि फैंटम द्वारा प्राइम लिजर्ड की हत्या के दृश्य ने उसे अंदर तक प्रोत्साहित कर दिया था। आह, ये बुरा नहीं था। आदमी ने अपने चारों ओर बिखरे मांस के दर्जनों टुकड़ों को देखते हुए कहा। शेष बची कुछ छिपकलियां भी संपूर्ण घोंसले के समान ही आघात तरंग से नष्ट हो गईं। कभी कभी एक शक्तिशाली हमला सैकड़ों लोगों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त होता था। यह ताकत में एक बड़ा अंतर था। बस इतना ही। क्या मैं वापस जा सकता हूं? आदमी ने कान में ईयरबड लगाते हुए कहा। अभी नहीं। भले ही यह योजना के अनुसार नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां मैं चाहता हूं कि तुम जांच करो। गढ़ से आती हुई एक गंभीर महिला की आवाज सुनाई दी। आह, तुम्हें पता है कि वरिष्ठ अधिकारी कसम खाने वाले हैं, है ना? सेकेंड रैंक फैंटम के लिए किसी अस्पष्ट चीज पर इतना समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है। आदमी ने अनिश्चितता से अपने सिर के पीछे खुजलाया। बस मुझ पर भरोसा करो। अरे, लड़की चिल्लाए, अगर मैं गलत हूं तो तुम तुरंत वापस आ जाओगे, लेकिन अगर मैं सही हूं तो हम लाल किताब में जोड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि झुलसते रेगिस्तान में रेड बुक मॉन्स्टर हो सकता है? अगर है भी तो मैं किसी लाश की तस्वीर नहीं लेना चाहता। किसी और को लेने दो। डेमियन, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? रेड बुक में कोई भी नाम जुड़ जाना एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें पुरस्कार पसंद है ना? मुझे यकीन है कि तुम्हें इस तरह की किसी चीज के लिए कुछ अतिरिक्त दिन की छुट्टी मिल सकती है। लड़की बातचीत के मंच पर आ गई। डेमियन की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। ओह, तुमने ट्रंप में आने का फैसला किया है। खैर, ये वास्तव में मुझे दिलचस्पी दे सकता है। ठीक है, कहाँ जाना है? डेमियन ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए कहा। बीप। उसके ब्रेसलेट की स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया, फिर एक चमकते लाल बिंदु वाला नक्शा स्वतः ही खुल गया। टार लेक, मॉर्टन वैधशाला का निजी कचरा डंप। अरे, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं करने के लिए सहमति दी। डेमियन ने भौहें सिकोड़ी। रोना बंद करो और काम पर लग जाओ। लड़की बुदबुदाई। आह, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।
डेमियन ने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर हिलाया। वह हवा की गति से सीधे बिंदु की ओर भागा और उसके पीछे रेत की एक लहर उठी, जिससे उसके रास्ते में सब कुछ नष्ट हो गया। भले ही कुछ छिपकलियां अभी भी रेत में दबी हुई हों, लेकिन कोई भी डेमियन पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएगा। वास्तव में उसकी गति और ताकत इतनी थी कि वह बिना रुके ही छिपकली को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। वूश! धूल उड़ाते हुए कुछ मिनटों के बाद डेमियन अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दर्जनों राक्षस लाशें, जिनमें से ज्यादातर पहले से ही रेत में ढकी हुई थीं, और टार झील के किनारे पर एक धातु का कंटेनर उसके सामने था। डेमियन ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कंटेनर तक पहुंचने पर डेमियन ने एक असामान्य राक्षस को टुकड़े टुकड़े होते हुए, एक टूटे हुए भाले और एक कटे हुए नग्न आदमी को देखा। बेथ, मैंने तुम्हें फोटो भेजी थी, लेकिन डेमियन ने सिल्वर वीवर को घूरते हुए कहा। वह राक्षस लाल किताब में नहीं है, बेथ ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। डेमियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमें इस तरह की जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से बेहतर इनाम मिलेगा, है ना? हाँ, ये निश्चित रूप से सच है। हालांकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, और यहाँ एक मृत प्रेत भी है। डेमियन आगे बढ़ा, नीचे झुका और उस आदमी से कंगन उतार लिया। टॉस्टन सेडेन, प्रथम रैंक फैंटम, क्या वह राक्षस से लड़ते हुए मर गया? बेथ ने पूछा। खैर, राक्षस ने निश्चित रूप से उसे मार डाला, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और था। डेमियन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आदमी के बगल में पड़े पुराने, फटे कपड़ों को देखा। एक और प्रेत, संभवतः, लेकिन मुझे संदेह है। एक और प्रेत फटे कपड़ों में यहाँ आया, एक अज्ञात राक्षस को हराया, और फिर भी कपड़े ले गया, लेकिन कंगन नहीं। केवल कोई ऐसा व्यक्ति जो सदमे में हो और कंगन के महत्व से अनजान हो, ऐसा कर सकता है, मतलब प्रेत नहीं। डेमियन ने गहरी नजर से कंगन को अपनी जेब में डालते हुए बुदबुदाया। उद्धरण। बेथ कुछ देर के लिए चुप रही, ऐसा लग रहा था कि उसने जो सुना उससे वह सचमुच स्तब्ध रह गई। रुको, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी एक नेचुरल बॉर्न मौजूद है। बेथ की आवाज कांप उठी, मानो कुछ अविश्वसनीय हुआ हो, असंभव के कगार पर। डेमियन ने सिर हिलाया, ठीक है, ये तभी संभव है जब मैं गलत न हूं। हाँ, आज का दिन आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प रहा। नेचुरल बॉर्न ने एक अज्ञात राक्षस के जीन को अवशोषित कर लिया। ठीक है, अब वापस जाने का समय है। बाकी काम सेना और वैज्ञानिकों को करने दो। डेमियन ने सिल्वर वीवर उठाया और अपने ब्रेसलेट पर बटन दबाया। कुछ ही देर में वही लड़ाकू विमान उसे लेने के लिए तैयार होकर आ गया। ये बात आम लोगों के लिए अज्ञात थी, हालांकि कई फैंटम्स ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि गढ़ सरकार ने इस मुद्दे को उठाने से बचने की कोशिश की थी। ये थे नेचुरल बॉर्न फैंटम और आर्टिफिशियल बॉर्न फैंटम। हर कोई जानता था कि फैंटम बनने के लिए स्पार्क की जरूरत होती है। सरकार और साथ ही कुछ फैंटम जानते थे कि फैंटम बनने के दो तरीके हैं, या तो टैलेंट या एक बनाम एक लड़ाई। हालांकि पहले मामले में ये प्रतिभा एक निष्क्रिय स्पार्क होने पर निर्भर करता था। ये प्रेत कृत्रिम रूप से जन्मे थे। उन्हें अपने पहले राक्षस को मारने में मदद की गई ताकि उनकी चिंगारी चमक सके और विकास वृक्ष विकसित हो सके। वास्तव में 99% कृत्रिम प्रेत नहीं जानते थे कि वे कृत्रिम हैं, न ही वे जानते थे कि प्राकृतिक प्रेत मौजूद है। हालांकि सरकार में कोई भी यह नहीं चाहता था कि यह बात किसी को पता चले, न ही वे चाहते थे कि किसी को पता चले कि स्पार्क को जगाने का दूसरा तरीका भी है। सरकार का तर्क स्पष्ट और सरल था। अगर आम लोगों को दूसरे तरीके के बारे में पता चल गया तो वे फैंटम बनने की कोशिश में मर जाएंगे। अगर फैंटम को पता चल गया कि प्राकृतिक लोग भी हैं, तो फैंटम की भावी पीढ़ी कृत्रिम लोग नहीं बनना चाहेगी और परिणामस्वरूप वे भी मर जाएंगे, भले ही उनका भविष्य उज्जवल हो। प्राकृतिक प्रेत और कृत्रिम प्रेत के बीच अंतर बहुत सरल था, क्षमता। एक बनाम एक लड़ाई में दिखाई देने वाली चिंगारी अधिक चमकदार और मजबूत थी। तनावपूर्ण या घातक स्थिति में उगने वाला इवोल्यूशन ट्री बड़ा और अधिक शक्तिशाली था। आरंभिक जीन दूसरों के जीन से परेशान नहीं था, इसलिए इसने अपनी सारी शक्ति इवोल्यूशन ट्री को दे दी। इन सब बातों ने भविष्य में प्राकृतिक प्रेत को कृत्रिम प्रेत से काफी अलग बना दिया, जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और साधारण व्यक्ति। इसके अलावा नेचुरल फैंटम में एक और उपयोगी विशेषता थी, आर्टिफैक्ट्स के साथ उच्च संगतता। नेचुरल फैंटम के लिए अपने लिए उपयुक्त आर्टिफैक्ट ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि इसके इवोल्यूशन ट्री और इनिशियल जीन ने आर्टिफैक्ट्स के केवल एक छोटे से हिस्से को ही अस्वीकार किया था। जब डेमियन एक अज्ञात राक्षस को, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति ने पराजित किया था, गढ़ की ओर ले जा रहा था, फायरफॉक्स स्क्वाड फोर्ट नॉर्टन के पास पहुंच रहा था, जो गढ़ के उत्तरी ओर स्थित मुख्य सैन्य अड्डा था। क्या सब ठीक है? सैन्य वर्दी पहने एक आदमी ने जेकब के पास आकर पूछा।
जेकब ने सिर हिलाया जबकि डॉक्टर लिसा को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। उसे पता था कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी और वह जल्द ही युद्ध में वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगी। डगलस, तुमने हमें बचा लिया। अगर तुम 1 मिनट भी देर से आते तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। जेकब ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं फैंटम्स की मदद के लिए हर संभव प्रयास करूं। तुम सबके बिना गढ़ बहुत पहले ही गिर गया होता। हालांकि मिसाइलें उस छिपकली जैसे शक्तिशाली राक्षसों के खिलाफ बेकार हैं, लेकिन वे तुम्हारी जान बचाने में सक्षम थी, इसलिए लाभ निश्चित रूप से है। डगलस ने गंभीरता से कहा, एक सच्चे सैन्य आदमी की तरह। फिर डगलस ने एक गहरी सांस ली और एक गोली निकाली। अब अप्रिय बात, प्राइम लिजर्ड ने 23 हार्वेस्टर्स को मार डाला और 3 और फैंटम घायल हो गए, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं हुई। और डगलस ने एडम की ओर मुड़ते हुए और उसकी नंगी कलाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने देखा कि आपने अपना एनईपी खो दिया है। मुझे अपना नाम या आईडी बताएं ताकि मैं आपको एक नया जारी कर सकूं। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। एनईपी, यह पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था, क्योंकि अन्य फैंटम्स के विपरीत इसे अभी तक डेटाबेस में नहीं जोड़ा गया था और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। क्या तुम्हें चोट लगी है? डगलस ने पूछा। उसे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। शायद तुम्हारे सिर में चोट लगी है। जेकब को जब कुछ समझ में आया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, आपके पास शुरू से ही एनईपी नहीं था। डगलस ने उसे घूर कर देखा। रुको, यह आदमी तुम्हारी टीम का सदस्य नहीं है। जेकब ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास एक विसंगति दिखाई दी। हम बहुत उत्साहित हो गए और 5 मिनट बाद वहां पहुंच गए, लेकिन वह पहले से ही वहां था। साथ ही एक मृत विसंगतिपूर्ण राक्षस भी था। इसके अलावा उसने कलाकृति को अवशोषित कर लिया। डगलस की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई जब वह एडम को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ संदेह होने लगा है। एडम अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं प्रयोग के दौरान बेहोश हो गया और फिर एक मृत प्रेत के बगल में रेगिस्तान में आ गया। लगता है मैं बहुत भाग्यशाली था। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि कोई भी इस झूठ पर विश्वास करेगा, लेकिन डगलस ने समझदारी से सिर हिला दिया। मैं समझ गया, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अच्छा, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारा औपचारिक निपटारा करवाना है। एडम ने सिर हिलाया और जल्दी से डगलस के पीछे भागा, उम्मीद करता हुआ कि उसे इसके लिए परेशानी नहीं होगी। आखिरकार फैंटम्स की दुनिया उसके लिए एक अनजान क्षेत्र थी। जेकब अकेला रह गया, अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए, हैरान होकर। अच्छा, शायद मुझे लिसा से मिलना चाहिए। ... कदम कदम कदम। एडम और डगलस एक लंबे खाली गलियारे से गुजरे। हालांकि एडम ने सोचा कि वहां भीड़ होगी क्योंकि बहुत सारे फैंटम्स को अपना एनईपी प्राप्त करना था। डगलस ने दरवाजा खोला और एडम के सामने एक साधारण कमरे में बैठ गया, जिसमें कम रोशनी थी और केवल 2 कुर्सियां और एक मेज थी। युवक, अब गंभीर बातचीत का समय आ गया है। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जेकब के सारे विचार अभी लिसा पर केंद्रित हैं, इसलिए उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने वहां क्या बकवास कहा। डगलस गंभीर हो गया, अपनी बाहें छाती पर रखकर। आप एक प्रेत कैसे बन गए? आप रेगिस्तान में कैसे पहुंच गए? और क्या आपने वास्तव में बिना किसी कठिनाई के कलाकृति को अवशोषित कर लिया? एडम ने घबराकर कहा। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे पूछताछ हो रही हो। शायद कुछ लोगों के लिए डगलस के व्यवहार के कारण स्पष्ट और तार्किक थे, लेकिन एडम के लिए, जो अनभिज्ञ था, सब कुछ अस्पष्ट और चिंताजनक था। अध्याय 8। ऑपरेटर। फायरफॉक्स स्क्वाड कई घंटे पहले ही गढ़ में वापस आ गया था और इस दौरान फोर्ट नॉर्टन में 2 लोगों के बीच लंबी बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत की तरह ही सब कुछ किसी न किसी बिंदु पर समाप्त हो जाता है। मैं नेचुरल बॉर्न फैंटम हूं, एडम ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा। डगलस ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हें ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबके लिए, तुम बस एक साधारण प्रेत हो जिसने अपनी प्रतिभा को सभी की तरह ही जागृत किया है। मैं कागजी कार्रवाई संभाल लूंगा, इसलिए किसी को भी तुम्हारी हाल की उपस्थिति पर संदेह नहीं होगा। एडम ने आह भरते हुए कुछ देर तक छत को घूरा। पिछले कुछ मिनटों में डगलस ने उससे वह सब कुछ बता दिया था जो उसके साथ हुआ था, प्रयोग की शुरुआत से लेकर सिल्वर वीवर को हराने और फायरफॉक्स स्क्वाड के साथ मुठभेड़ तक। एडन हैंक के बारे में क्या उसे उसके किए की सजा मिलेगी? एडम ने पूछा और उसकी आंखें गहरी होती चली गईं। यह मॉर्टन वेधशाला का वही वैज्ञानिक था। एडम, मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सबसे अच्छा समाधान ये होगा कि स्थिति को शांत रखा जाए। अगर मैं तुम्हारी मदद करना भी चाहूं तो कोई मुझे ऐसा करने नहीं देगा।
वेधशालाओं में से एक के मुख्य वैज्ञानिक और नेचुरल बॉर्न फैंटम के बीच संघर्ष हमारे घर की आखिरी जरूरत है। डगलस ने समझाने की कोशिश की। एडम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें धीरे धीरे रसातल की गहराई की तरह गहरी होती जा रही थीं, फिर वह अचानक सामान्य हो गया और सिर हिला दिया। तो आगे क्या? एडम ने अपना सिर झुकाया। मैं आपसे कुछ घंटों के लिए यहाँ रुकने के लिए कहूंगा। मैं जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश करूंगा। आप आज रात तक घर आ जाएंगे। क्या मुझे आपके परिवार को सूचित करना चाहिए? डगलस ने गंभीरता से कहा। एडम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता हूं। डगलस ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और एडम को थमा दी। यह एकमात्र मनोरंजन है जो मैं आपको दे सकता हूं। उम्मीद है आप बहुत ज्यादा बोर नहीं होंगे। फिर डगलस चले गए। क्या व्हाइट बुक का प्रिंट संस्करण? एडम ने जम्हाई ली। खैर, ये छत को घूरने से बेहतर है। समय बीतता गया और जल्द ही डगलस एक बड़े काले केस के साथ वापस आ गया। क्लिक करें। डगलस ने केस खोला और उसमें रखे दस्तावेज, एक ब्रेसलेट, एक धातु कार्ड और एक फ्लैश ड्राइव मेज पर फैला दिए। ये है आपका NEP नेविगेशनल एक्सप्लोरर प्रोसेसर। आपकी ID 14113 है। डगलस ने ब्रेसलेट को एडम की ओर बढ़ाते हुए कहा। 14113। मेरा नाम बहुत मौलिक नहीं है। एडम ने भौहें उठाई, NEP को सुसज्जित करते हुए। हा, ठीक है, ये वही है जो है। डगलस ने एक धातु कार्ड आगे सरकाया। यहाँ 10,000 क्रेडिट है। आमतौर पर फैंटम को शुरुआती बोनस के रूप में 3,000 से 5,000 मिलते हैं, लेकिन आप एक विशेष मामला है। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ असंभव देख लिया हो। उसका पूरा परिवार महीने में 100-200 क्रेडिट पर गुजारा करता था। कभी कभी तो उन्हें वह छोटी सी रकम भी नहीं मिल पाती थी। इसलिए अब उसके पास आने वाले कई सालों के लिए पर्याप्त पैसा था। हालांकि मैं आपको आराम करने की सलाह नहीं देता। झुग्गी झोपड़ियों में रहना बुरा है, लेकिन ये सस्ता है, इसलिए तीसरी रिंग में आप कुछ 100 क्रेडिट पर नहीं रह पाएंगे। डगलस ने उसे कागजों का एक ढेर सौंपने से पहले कहा। यह आपका घर है। यह 1 महीने के लिए किराए पर है, उसके बाद आपको इसका किराया खुद ही देना होगा। मासिक शुल्क 1,100 क्रेडिट है। अरे, ये तो अविश्वसनीय है। एडम ने अपने नए घर की तस्वीर देखते हुए खुशी से कहा। थर्ड रिंग झुग्गियों के ऊपर का इलाका था, जहां आमतौर पर या तो अमीर लोग, सरकारी कर्मचारी और सेना के लोग या फिर फैंटम लोग रहते थे। वहां अपराध कम थे, परिस्थितियां बेहतर थीं और हवा भी साफ थी। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। डगलस ने मुस्कुराते हुए एडम की कलाई पकड़ी और फ्लैश ड्राइव को अपने NEP में डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? उसी क्षण उनकी NEP सक्रिय हो गई और 3 होलोग्राम चमक उठे। लड़कियों की तस्वीरें जिन पर उनकी आंखों के रंग से लेकर स्तन के आकार तक, उनके बारे में विभिन्न और अत्यंत विस्तृत जानकारी थी। एडम ने जो पहली बात सोची उससे उसका चेहरा लाल हो गया और वह हैरान होकर डगलस की ओर देखने लगा। मैं आपके आश्चर्य को समझता हूं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था। आपकी निजी जिंदगी मेरी मदद के बिना तय होगी। एडम, भले ही आप नए हैं, लेकिन आपको एहसास हुआ होगा कि कोई व्यक्ति फायरफॉक्स स्क्वाड के साथ लगातार संपर्क में था, खासकर लिसा, है ना? एडम ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि लिसा के NEP पर कितने संदेश आए थे। आमतौर पर केवल स्क्वाड लीडर और अनुभवी फैंटम के पास ही निजी सहायक होते हैं, जबकि बाकी को सामान्य विभाग संभालता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप विशेष मामला हैं। ये लड़कियां सामान्य लोग हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक बहुत मूल्यवान है क्योंकि वे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर? एडम ने लड़कियों की ओर देखते हुए बुदबुदाया। डगलस ने सिर हिलाया। हाँ, ऑपरेटरों का काम बहुत बड़ा है। वे अपने फैंटम को सभी महत्वपूर्ण समाचार बताते हैं, प्रस्तावित मिशनों पर चर्चा करते हैं, रणनीति बनाते हैं और संभावित परिणामों के बारे में सोचते हैं। राक्षसों, उनकी संख्या, लूट, ताकत और कमजोरियों और बहुत कुछ के बारे में जानकारी, ये सब ऑपरेटरों द्वारा संभाला जाता है। जाहिर है, व्यक्तिगत ऑपरेटरों के पास अधिक दक्षता और कौशल है। एडम ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों जैसा कुछ है ना? डगलस ने कंधे उचकाए। कुछ। फिर उन्होंने लड़कियों के प्रोफाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक संदेहास्पद लगता है, लेकिन इसमें उनके बारे में सारी जानकारी है, सब कुछ, और वे इसके बारे में जानती हैं। ये सब आपके लिए सबसे अच्छा ऑपरेटर चुनने के बारे में है। मैं आपको 2 बार सोचने की सलाह देता हूं। सभी लड़कियां दिखने और व्यक्तित्व दोनों में अलग अलग होती हैं। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ये देख सकता हूं। अगले कुछ मिनटों तक एडम ने हर लड़की की प्रोफाइल ध्यान से पढ़ी और हर बार वह पहले की तरह ही हैरान हुआ।
अब उसे उनका पूरा इतिहास, कौशल, डर और उपलब्धियां पता चल गई थी, और यहाँ तक कि उन्हें क्या पहनना पसंद है या नाश्ते में क्या खाना पसंद है। ओडले सेल्फबीर के बारे में क्या ख्याल है? डगलस ने पहली लड़की की ओर इशारा किया, जिसके चेहरे पर चमक थी, बाल गुलाबी थे और कद औसत से कम था। वह स्मार्ट और दयालु है। उसने अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था और टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि एडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जाहिर है, उसे ओडले जैसी नर्म और देखभाल करने वाली किसी की जरूरत नहीं थी। उस मामले में शायद वह। डगलस ने दूसरी लड़की की ओर इशारा किया। उसके छोटे नीले बाल, मध्यम कद और गोल चश्मे के साथ शांत चेहरा था, नैन्सी रोनेट। एडम ने अपना सिर हिलाया। मैंने अपना मन बना लिया है। तर्क कहता है कि यह एक गलती हो सकती है, लेकिन मुझे बेहतर होने के लिए उसके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। मैं उसे चाहता हूं। एडम ने आखिरी लड़की सिल्वाना डेसियो की तस्वीर पर टैप किया। आउच, यह एक जबरदस्त मिश्रण होगा। डगलस ने इस चयन से आश्चर्यचकित होकर कहा। सिल्वाना के बाल मध्यम लंबाई के काले थे, आंखें हरी थीं, तथा उसकी निगाहें सख्त और ठंडी थीं, तथा उसमें मुस्कुराहट या मित्रता का कोई संकेत नहीं था। क्या मैं उसे देख सकता हूं? एडम ने पूछा। जरूर। उसके प्रेत के रूप में आपको किसी भी समय उससे संपर्क करने का अधिकार है। इसी तरह मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। सिल्वाना आदेश की सबसे सख्त श्रृंखला का पालन करती है, लेकिन वह एक आज्ञाकारी अधीनस्थ नहीं है और आपसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की मांग करेगी, जैसा कि वह खुद करती है। चेतावनी। आमतौर पर लोग कुछ बुरा होने से पहले यही कहते हैं, लेकिन मैंने कोई नकारात्मक बात नहीं सुनी है। एडम ने अलग भाव से कहा। डगलस की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर वह खिलखिलाकर मुस्कुराया। ठीक है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक ले जाऊंगा, आगे तुम अकेले ही जाओगे। क्रैकल। मैकेनिकल दरवाजा फोर्ट नॉर्टन के निकटतम मैदान पर स्थित इमारतों में से एक में खुलता है। उत्तम स्वच्छता, दर्जनों नीली स्क्रीन और राक्षसों के कुछ होलोग्राम, ये पहली चीज थी जो एडम ने देखी। तभी एक लंबी लड़की, जो काले रंग का चुस्त सूट पहने थी, अपनी कुर्सी से उठी और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर नीचे झुक गई। एडम विंटर, मेरा नाम सिल्वाना डेसियो है और मैं आपकी ऑपरेटर रहूंगी। आपके साथ काम करना सम्मान की बात है, नेचुरल बॉर्न फैंटम। सिल्वाना ने अपना सिर उठाने से पहले एक पल के लिए रुककर देखा। उसकी ठंडी निगाहें एडम की मुस्कुराहट से मिली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सिल्वाना को उसकी नजर में गंभीरता का एहसास हुआ, ठीक वही जिसकी उसे जरूरत थी। अध्याय 9, आभासी क्षेत्र। एडम मेज पर बैठा रहा जबकि सिल्वाना 4 गिलास लेकर आई, जिसमें अलग अलग तरह के तरल पदार्थ भरे थे, पानी, जूस, कॉफी और चाय। गिलास एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखे हुए थे, जैसे कोई स्वाभिमानी पूर्णतावादी हो। मिस्टर एडम, मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने एक ही बार में सब कुछ तैयार कर लिया। सिल्वाना ने थोड़ा झुकते हुए गंभीरता से कहा। वह मेज के सामने खड़ी रही, जबकि वह बैठा रहा और उसके निर्णय का इंतजार करता रहा। अरे, डगलस सही कह रहे थे कि सिल्वाना कमान संभालने में सख्त है। खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसे जो करना है करने दो, लेकिन कुछ तो ठीक करना ही होगा। एडम ने सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे सोडा पसंद है। समझ गया, मिस्टर एडम, अगली बार मैं वही गलती नहीं करूंगी। सिल्वाना ने तुरंत जवाब दिया। आह, सिल्वाना, अधीनता पर अड़े रहना आपकी पसंद है, लेकिन चूंकि यह आखिरकार मेरे बारे में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे पहले नाम से ही बुलाएं। बाकी सब मुझे ठीक लगता है। एडम ने पानी का गिलास लेते हुए अपना हाथ हिलाया। सिल्वाना ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस अनुरोध को पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले क्या आपके पास कोई विकल्प है जिससे मैं और अधिक मजबूत हो सकूं? शायद प्रशिक्षण या किसी तरह का मिशन। एक ऑपरेटर के रूप में क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? एडम ने पूछा और आधा खाली गिलास मेज पर रख दिया। सिल्वाना ने सिर हिलाया। जैसे ही श्री डगलस ने मुझे आपके बारे में बताया, मैंने इसके बारे में सोचा। मुझे उम्मीद थी कि आप पूछेंगे, और यह अच्छे कारण से निकला। सिल्वाना ने टैबलेट निकालने और कुछ बार क्लिक करने से पहले कहा। मैंने पहले ही 5 उपयुक्त मिशन चुन लिए हैं। वे सभी इस सप्ताह के भीतर पूरे किए जा सकते हैं। सभी की कठिनाई स्तर 1 है। सिल्वाना ने टैबलेट को टेबल पर रखा और मिशन के बारे में सभी जानकारी के साथ 5 होलोग्राफिक छवियां दिखाई दी। समय, कार्य, राक्षसों की संख्या, अनुमानित स्थान, इनाम और बहुत कुछ। एडम ने अपना सिर झुकाया। सिल्वाना, इसका क्या मतलब है? फायर वुल्फ के नुकीले दांत प्राप्त करें, सफेद खतरा स्तर V1। ये खोज के कठिनाई स्तर का वर्गीकरण है। ये बहुत सरल है, मैं इसे आपको समझाता हूँ।
V1 का मतलब है कि आप मिशन पर केवल निर्दिष्ट खतरे के स्तर के राक्षसों का सामना करेंगे। यानी अगर 10 फायर वुल्फ हैं, तो वे सभी व्हाइट थ्रेट लेवल के होंगे। सिल्वाना ने उंगली उठाते हुए शांति से कहा। V2 का मतलब है कि किसी मिशन पर आप अधिकतम एक कदम से ज्यादा खतरे के स्तर के राक्षसों का सामना कर सकते हैं, और ऐसे राक्षस 10% तक होते हैं। यानी 10 फायर वुल्फ में सबसे ज्यादा संभावना एक ग्रीन थ्रेट लेवल राक्षस की होगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। V3 का मतलब 25% तक और V4 का मतलब 50% तक है। स्वाभाविक रूप से विस्तर जितना अधिक होगा, पुरस्कार भी उतना ही अधिक होगा। सिल्वाना ने अपनी व्याख्या समाप्त की और एडम को सोचने के लिए कुछ समय दिया। मैं समझ गया। क्या यह संभव है कि उच्च खतरे के स्तर वाला राक्षस हरे रंग के माध्यम से दिखाई देगा? अगर हम सफेद खतरे के स्तर वाले मिशनों के बारे में बात कर रहे हैं। एडम ने अपने हाथ की हल्की लहर के साथ पूछा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए कोई कठिनाई स्तर नहीं है, क्योंकि इसे मिशन विभाग द्वारा एक गलती माना जाता है। यह आपको आसानी से नौकरी से निकाल सकता है, क्योंकि इससे फैंटम की मौत हो सकती है। एडम की नजरें गहरी हो गईं, क्योंकि उसे मोटे सिर वाली रेगिस्तानी छिपकलियों वाली घटना याद आ गई। ये वही था जो फायरफॉक्स स्क्वाड के साथ हुआ था, क्योंकि एक ब्लू थ्रेट लेवल मॉन्स्टर दिखाई दिया था जिससे निपटना उनके लिए असंभव था। मैं अशिष्ट होने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यदि आप आज के मामले के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में अधिक बता सकती हूँ। सिल्वाना ने कहा। जरूर, मैं ये सुनना चाहता हूं कि ब्लू थ्रेट लेवल मॉन्स्टर कैसे प्रकट हुआ। ये प्राइम टाइप था, यह क्या है? एडम ने अपनी आंखों में स्पष्ट जिज्ञासा के साथ कहा। सिल्वाना ने टैबलेट उठाया, फायरफॉक्स स्क्वाड की मिशन आईडी दर्ज की, और सारी जानकारी होलोग्राम फॉर्म में दिखाई दी, जिसमें तस्वीरें और रिपोर्ट शामिल थी। सिल्वाना ने लिसा की चोटों की सूची सहित सभी अनावश्यक चीजों को हटा दिया, और केवल 2 तस्वीरें छोड़ दी, छिपकली, नियमित, और प्राइम 1। प्राइम टाइप किसी विशेष राक्षस की पूरी प्रजाति में सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। यह अंतर हर प्रजाति में अलग अलग होता है, लेकिन अक्सर प्राइम टाइप को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में एक खतरे का स्तर अधिक माना जाता है। जिन मिशनों में प्राइम टाइप के दिखने की उम्मीद होती है, उन्हें वीपी के रूप में लेबल किया जाता है। उदाहरण के लिए, V4P किसी दिए गए खतरे के स्तर पर सबसे कठिन मिशन होगा। सिल्वाना ने स्पष्ट और संतुलित तरीके से कहा। एडम को सब कुछ समझ आ गया। सिल्वाना इतनी अच्छी तरह समझा रही थी कि उसे दोबारा सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आप किसी विशेष मिशन में रुचि रखते हैं? मुझे पता है कि आपने कलाकृति को अवशोषित कर लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि यह किस स्तर की दुर्लभता है? सिल्वाना ने सम्मानपूर्वक पूछा। जरूर, झूठा ओ, पहला दुर्लभ स्तर। एडम ने बेपरवाही से जवाब दिया। वह अभी फैंटम के रूप में रहने और ऑपरेटर के साथ काम करने की आदत डाल रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सिल्वाना उसकी मुख्य सहयोगी थी। वह मिशन के दौरान उसका मार्गदर्शन करेगी और उसके साथ लगातार संपर्क में रहेगी, इसलिए उनके गठबंधन में अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी। अद्भुत। अपना पहला आर्टिफैक्ट खोजें और ये तुरंत प्रथम दुर्लभता स्तर का हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए, उन्हें खोजने की संभावना 0 दुर्लभता स्तर से 10 गुना कम है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं, हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि यह किस्मत थी या बहुत बुरी तरह असफल होने का भुगतान। एडम ने कड़वाहट से मुस्कुराया। सिल्वाना की नजर बदल गई। एडम की तरह वह भी उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी, सब कुछ नहीं, लेकिन डगलस ने प्रयोग के बाद एडम के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसका विस्तृत विवरण दिया था। मैं समझ गया। उस स्थिति में आपको हरित खतरे स्तर के जीन की आवश्यकता है ना? सिल्वाना ने लंबे समय तक पूछा। एडम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे इसकी जांच करनी थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसका मन विकास वृक्ष की ओर चला गया। कलाकृति पहले की तरह ही गरजते बादलों से घिरी हुई तैर रही थी। झूठी ओ, पहला दुर्लभता स्तर। पहला गुण, बिजली जैसी सजगता। दूसरा गुण, किसी भी हरे खतरे स्तर के 10 जीन की आवश्यकता होती है। हरित खतरे के स्तर के 10 जीन। एडम ने उत्तर दिया। सिल्वाना ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें कुछ भी एक मिशनों से शुरुआत करनी चाहिए, फिर समय के साथ आवश्यक संख्या में जीन बनाने के लिए V2 पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं कल के लिए एक मिशन आरक्षित कर सकती हूँ, सुबह या शाम। रुको, एडम ने अपना हाथ उठाया। पहले मैं आराम करना चाहता हूँ और अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कल प्रशिक्षण में बिताने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई सुझाव? ओह, मेरी जल्दबाजी को माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सिल्वाना ने जल्दी से माफी मांगी, थोड़ा झुककर। फिर उसने टैबलेट उठाया और कहा, 2 विकल्प हैं। आप हमेशा एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी के साथ अखाड़े में लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी राय में ये काफी अक्षम है।
हम मनुष्यों से नहीं, राक्षसों से लड़ रहे हैं, इसलिए एक आभासी क्षेत्र सबसे अच्छा विकल्प होगा। एक आभासी क्षेत्र, एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसने ऐसी किसी चीज के बारे में सुना था। सिल्वाना ने सिर हिलाया। मैं आपके लिए कोई भी क्षेत्र बना सकता हूं, साथ ही डेटाबेस में मौजूद किसी भी राक्षस को भी बना सकता हूं। यह विशेष रूप से उस मिशन से पहले उपयोगी है जहां आपको उन्हीं राक्षसों से लड़ना होगा। हाँ, मुझे तैयार समझो। चलो कल सुबह करते हैं, एडम ने उत्साह से कहा। जरूर, जैसी आपकी इच्छा, सिल्वाना ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन वह भी अपनी हल्की मुस्कान को रोक नहीं सकी जो एक पल के लिए उभरी। अध्याय 10, परिवार और वर्चुअल जोन। कुछ छोटी छोटी बातें कहने के बाद एडम बाहर की ओर चला गया। सिल्वाना अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी। एडम, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं कुछ स्पष्ट करना चाहती हूँ, सिल्वाना ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। सिल्वाना खांसते हुए बोली, तुम्हें मेरे बारे में सारी जानकारी है, यहाँ तक कि मेरे पास किस तरह का अंडरवियर है, इसलिए अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो बेहतर है कि तुम ऐसा न करो। मैं तुम्हें अस्वीकार कर दूंगी और यह हमारे कामकाजी रिश्ते में गंभीर रूप से हस्तक्षेप करेगा। कामकाजी रिश्ते से बाहर प्रेमी खोजने के लिए दुनिया में बहुत से लोग हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एडम के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। शायद उसे उम्मीद थी कि सिल्वाना इस बारे में बात करेगी, लेकिन इस तरह नहीं। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। तुम और मैं साझेदार हैं, ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए पर्याप्त है। सिल्वाना ने चुपचाप सिर हिलाया। ... पिताजी, क्या हो रहा है? काले बाल और नीली आंखों वाली एक 7 वर्षीय लड़की ने चिंतित भाव से चारों ओर देखते हुए कहा। भूरे बाल और हरी आंखों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति गैरी ने मुस्कुराने की कोशिश की और कड़वाहट से कहा, मुझे नहीं पता ट्रिसी, मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। हमें बस इंतजार करना होगा, है ना? वह सैन्य वर्दी पहने एक लंबे व्यक्ति की ओर मुड़ा, जो थर्ड रिंग में एक 2 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर एक सफेद दीवार के पास खड़ा था। हालांकि सैन्यकर्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने गैरी की तरफ देखा भी नहीं। अरे, लानत है, अगर तुम हमें जबरदस्ती यहाँ लाए हो तो तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। लंबे काले बालों और नीली आंखों वाली एक महिला ने बिना किसी डर के सख्ती से कहा। लियोना, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गैरी ने अनिश्चितता से कहा। हमने तुम्हें सब कुछ पहले ही समझा दिया है, सैनिक ने अचानक उत्तर दिया। फिर वह लियोना की ओर मुड़ा। हम आदेशों का पालन कर रहे हैं और आपको कुछ भी बताने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हम आपसे थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, सैनिक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। टस्क, निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी अच्छा इंतजार नहीं कर रहा है, लियोना ने अपनी छाती पर अपनी बाहों को पार करते हुए कहा। कुछ मिनट बाद उन्होंने एक कार की आवाज सुनी, एक शॉर्ट स्टॉप, और कार चली गई। कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जल्द ही दरवाजा खुला और रेगिस्तानी कपड़े पहने और हैरान नजर वाला एक युवक अंदर आया। माँ, पापा, ट्रिसी, एडम ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा। एडम, यहाँ क्या हो रहा है? हमें बताया गया था कि आप अस्थायी रूप से मॉर्टन वेधशाला में रहेंगे। खैर, यह एक लंबी कहानी है। अरे, अब और कितना बचा है? एडम ने भारी वजन वाला बारबेल उठाते हुए अपने दांत पीस लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती फटने वाली है, लेकिन हर बार वह आखिरकार इससे बाहर निकल ही गया। 2 और सेट, और दिन का काम पूरा हो गया। मैंने आपके सारे मैट्रिक्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और अगली बार मैं आपके लिए ज्यादा उपयुक्त वर्कआउट प्रोग्राम बनाऊंगी, सिल्वाना ने टैबलेट पर कुछ टैप करते हुए कहा। हमेशा की तरह वह हर मामले में पूरी तरह गंभीर थी। एडम ने होश में आते हुए गहरी सांस ली। आज पहली बार उसने सामान्य रूप से कसरत की थी। आखिर एक झुगी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जिम के लिए पैसे कहां से लाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन मैं कुछ और सेट करने के लिए तैयार हूं, एडम ने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। सिल्वाना ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा विचार नहीं है। ओह क्यों? एडम, तुम एक भूत हो। अगर तुम अपनी ताकत को ज्यादा आंकते हो और वजन नहीं उठा सकते, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम जो उठाते हो उसका 30% भी पहाड़ जैसा है। यह मत भूलो कि हम अलग हैं, सिल्वाना ने शांति से समझाया, जिससे एडम को एक पल के लिए सोचना पड़ा। तो क्या अब हम वर्चुअल जोन में जा सकते हैं? एडम ने आंखों में जिज्ञासा भरते हुए पूछा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। आमतौर पर वर्चुअल जोन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है। लाइन लंबी होती है और कमरे कम होते हैं, लेकिन चूंकि आप सिस्टम में नेचुरल बोर्न हैं, इसलिए आपके पास एक विशेष स्थान है। केवल विभाग प्रमुख ही इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इसकी वजह से दूसरे फैंटम के साथ परेशानी में पड़ने की चिंता न करें।
सिल्वाना ने समझाया। मैं समझ गया। खैर, मैं तैयार हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक उपयुक्त मिशन भी चुना है। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? उस स्थिति में मैं इसी तरह के राक्षस बनाऊंगी। सिल्वाना ने उसे टैबलेट देते हुए सुझाव दिया। लिविंग स्ट्रिंग्स के पंजे सफेद खतरा स्तर V1 निकाले। जीवित डोरी। मैंने ऐसे राक्षस के बारे में कभी नहीं सुना। एडम ने उस कार्य के बारे में जानकारी पढ़ते हुए कहा जिसे वह कल ही शुरू कर सकता था। वे व्हाइट बुक के राक्षस हैं। उनकी आबादी सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन वे बेहद उपयोगी हैं और पहले मिशन के लिए बेहतरीन प्रतिद्वंद्वी होंगे। बहुत आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं। सिल्वाना ने शांति से कहा, मुझे यकीन है, ये देखते हुए कि आपने पहले एक ग्रीन थ्रेट लेवल मॉन्स्टर को हराया था, आप अच्छा करेंगे। एडम ने सिर हिलाया। फोर्ट नॉर्टन में वर्चुअल जोन विभाग, तीसरी मंजिल। क्या मैं वर्चुअल जोन कक्ष का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? अपनी पीठ के पीछे 2 तलवारें लिए एक युवक ने चिढ़कर चिल्लाया। माफ करें, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सिस्टम में कोई बग है। आप और दूसरा फैंटम एक ही समय पर S03 चैम्बर में लॉग इन हुए थे। हालांकि दूसरा फैंटम कुछ सेकंड तेज था, लेकिन आपका नाम लिखा गया था। हम बहुत माफी चाहते हैं। लड़की ने औपचारिक तरीके से सिर झुकाया। ओरेन, कभी कभी ऐसा होता है, क्या आज हम आराम कर सकते हैं? शर्मीली दिखने वाली लड़की ने उसकी आस्तीन को छूते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से ऑपरेटर थी। युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जोला, ये गलत है। अगर यह गलती भी है तो क्या हम मुआवजा पाने के हकदार नहीं हैं? क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है? उसी समय 2 आकृतियां उसके पास आई और खिड़की तक चली गईं। सुप्रभात, हमने 9:05 बजे एक वर्चुअल जोन कैमरा किराए पर लिया है। ये हमारी आईडी है, सिल्वाना ने शांति से कहा। जरूर, कैमरा S03, यह आज आपके काम आ रहा है, लड़की ने उत्साहित होकर कहा। धन्यवाद। सिल्वाना ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। एडम दिलचस्पी से उसके पीछे पीछे चल रहा था और इधर उधर देख रहा था। यहाँ उसके अलावा बहुत सारे भूत थे। झुग्गी झोपड़ियों में भूत बहुत कम थे, इसलिए एडम ने उन्हें अपने जीवन में केवल कुछ ही बार देखा था। हालांकि अब एक हॉल में जितने भूत थे, उससे कहीं ज्यादा भूत उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से में ही ऑपरेटर थे। मैं समझ गया। जैसा कि डगलस ने कहा, एक निजी ऑपरेटर मिलना एक विशेषाधिकार है। मैं वाकई भाग्यशाली हूं और मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, एडम ने उत्साह से कहा। हुश! अचानक ओरेन उसके और सिल्वाना के बीच बड़ी व्यथा के साथ खड़ा हो गया। 1 मिनट रुको, ओरेन ने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सिस्टम में खराबी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमने लगभग एक ही समय पर आवेदन किया था, इसलिए क्यों न हम पता लगाएं कि कौन इसका अधिक हकदार है। ओरेन ने अपनी तलवारों की मूठ को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। सहमत होना। सिल्वाना और जोला ने कुछ नहीं कहा, वे बस अपने फैंटम्स के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। नहीं, मुझे इंसानों से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। एडम बस हाथ हिलाकर ओरेन के पास से चला गया। सिल्वाना के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। ओरेन वहीं जम गया, लेकिन शीघ्र ही उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और उसने अपनी एक तलवार सीधे एडम पर फेंक दी। अपनी सजगता के कारण एडम ने आसानी से बचाव किया तथा तलवार उसके कंधे पर से गुजरते समय उसने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुका लिया। हालांकि सिल्वाना के पास वैसी क्षमता नहीं थी और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। छप छप! सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं जब तलवार की नोक उसकी पुतली के ठीक सामने आकर रुकी। एडम ने तलवार की मूठ को इतनी तेजी से पकड़ा था कि उसकी कलाई मुड़ गई थी, जिससे हवा से